मैंने 4 लेक्चर में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही गहराई में जाकर के एनिमल किंगडम के वो कंसेप्ट आपको बताए हैं। वाटर कैनाल सिस्टम का प्रेजेंस भी यूनिक फीचर है और कॉलर सेल्स का पाया जाना भी स्पॉन्जेस का यूनिक फीचर होता है। ये वाटर जो ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसील में आता है उस वाटर करंट को मेंटेन करेगा, वाटर के फ्लो को मेंटेन करेगा। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोवालाज बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम, जो कि चैप्टर हमारे क्लास 11th एनसीईआरटी हमारे नीट के सिलेबस में गिवन है। हम एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम को स्टार्ट किए हुए हैं और आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का वो टॉपिक जो कि हम इस एनिमल किंगडम में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है यहां पर फाइलम पॉरीफेरा। ये हमारा एनिमल किंगडम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सारे विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स ने उन चारों लेक्चर के प्रॉपर नोट्स मैनेज किया होगा, मेंटेन किया होगा। मैंने 4 लेक्चर में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही गहराई में जाकर के एनिमल किंगडम के वो कंसेप्ट आपको बताए हैं जो कि आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं करवाया जाता। इवन ऑफलाइन में भी ये कंटेंट जो है आपको अवेलेबल नहीं करवाया जाता, राइट है। बहुत डिटेल में मैंने हर चीज को, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज आप पाएंगे कि YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं जहां पर एक सिंगल आवर में पूरे एनिमल किंगडम को कंप्लीट करवा दिया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है क्योंकि सारे पॉइंट्स को कवर अप भी किया जाए और एक सिंगल आवर में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, ऐसा प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं लगता, राइट है। देखिए, हम बेसिक से हम हर वो बात डिस्कस करते आ रहे हैं, हर वो बात समझते आ रहे हैं जो कि आपको इस चैप्टर में समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा को। देखिए, मैंने आपको कहा था किसी भी फाइलम को स्टार्ट करने से पहले, हमें इंडिविजुअल फाइलम को स्टार्ट करने से पहले, उसको सेपरेटली स्टार्ट करने से पहले हमें जो है सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। और मैंने अब तक के अपलोडेड 4 वीडियो में केवल और केवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही कंप्लीट किया है। क्या हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया? क्या बॉडी प्लान पढ़ लिया? क्या सिमेट्री पढ़ लिया? क्या जर्म लेयर, बॉडी वॉल को डिस्कस कर चुके हैं? बॉडी कैविटी, सीलोम को हम पढ़ चुके हैं। सेगमेंटेशन का प्रोसेस डिस्कस कर लिया है बेटा। नोटोकॉर्ड पढ़ लिया है। इसके साथ साथ मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को इन सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा इंक्लूड किया है और आपको डेप्थ में, बहुत ही गहराई में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आपको समझाया है, आपको कंटेंट दिया है। अच्छा, देखिए, आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं बेटा कि बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लगभग 4 या 5 दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूं। कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, कभी अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो मैं एक सिंगल पर्सन हूं। मुझे ही कैमरा सेटअप भी ऑर्गेनाइज करना होता है, मुझे ही माइक भी देखना होता है, मुझे ही कैमरा को चार्ज भी करना होता है, मुझे ही सारे कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने होते हैं। सिंगल हैंडेड मैं ही खुद सब कुछ करता हूं। उसके बाद मैं लेक्चर बनाता हूं, देन आफ्टर मैं उसको अपलोड करता हूं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई जाती है। और पिछले जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से मुझे जुकाम, खांसी, इन जैसे प्रॉब्लम, इन जैसे सिम्टम्स थे और इसकी वजह से मैं ऑफलाइन में भी जो है प्रॉपर्ली क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं बेटा और आज से मैं अच्छा फील कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जो है अब कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक वैसे ही जैसे मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता था, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ऑफ डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाएं और विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर मैं ये चाहूंगा कि ये पूरा चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर दें। हर दिन एक फाइलम को हम अपलोड करें और एक फाइलम एक दिन में हम पूरा कंप्लीट करते जाएं। अब ऐसा ही होगा, हर लेक्चर बेटा एक फाइलम का होगा। एक फाइलम में हम एक फाइलम के अंदर वो सभी कंटेंट पढ़ लेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे,
पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का जो पेज है बेटा, एक्चुअल में एनसीईआरटी की लाइंस जब आप पढ़ते हैं नोट्स को समझने के बाद, तो आपको एनसीईआरटी के लाइंस को समझने में भी प्रॉब्लम आती है। एनसीईआरटी के लाइंस को बेटा आप नोट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, पहले खुद का नोट्स बताऊंगा, फिर नोट्स आपको प्रोवाइड करने के बाद खुद का कंटेंट बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन कंटेंट के हेल्प से आप एनसीईआरटी के लाइंस को कैसे समझें। एनसीईआरटी के इन सभी लाइन को समझाते हुए बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स भी मैं आपको इस लेक्चर में कवर अप करवाने वाला हूं। इवन यहां पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बेटा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ बेटा कुछ यहां पे हमारे नीट के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बेटा हम सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेंगे और बिल्कुल शिद्दत और समर्पण के भाव से, डेडिकेशन से, फुल डेडिकेशन से, फोकस मैनर में आप ये पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहां पर फाइलम पॉरीफेरा लेक्चर नंबर 05 स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक से यहां पर समझाना स्टार्ट करता हूं कि आखिर ये पॉरीफेरा क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पर बेसिक से ही बेटा हम हर एक पॉइंट, हर एक जो स्टेटमेंट है वो जानेंगे कि आखिर ये पॉरीफेरा क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर बेटा हम यहां पर फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं, देखिए अगर हम यहां पर फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं, मैं यहां से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, आखिर इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, मैं आपको यह समझाऊंगा, है ना। उसके बाद हम अदर पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक है बेटा फाइलम पॉरीफेरा। देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फाइलम पॉरीफेरा जो है, इसमें आने वाले जो एनिमल होते हैं बेटा, इसमें आने वाले जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बेटा यहां पर स्पॉन्जेस कहा जाता है, राइट है। उन्हें यहां पर कॉमनली क्या कहा जाएगा, स्पॉन्जेस कहा जाएगा, राइट है। जो भी मेंबर्स यहां पर बेटा फाइलम पॉरीफेरा में आएगा उसे आप यहां पर स्पॉन्जेस बोलेंगे। देखिए आखिर ये पॉरीफेरा जो है इसका क्या मीनिंग है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर पॉरीफेरा का मीनिंग होता है बेटा, इसमें वो सभी एनिमल्स आते हैं, इसमें वो सभी एनिमल्स आते हैं बेटा जिनके बॉडी पर अलग अलग टाइप के, है ना, नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं हम यहां पर उन एनिमल्स की बात करते हैं बेटा, हम यहां पर उन एनिमल्स की बात करते हैं जिनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि हम यहां पर पोर बियरिंग या पोर्स बियरिंग एनिमल की बात कर रहे हैं, उन सभी एनिमल की बात कर रहे हैं जिनके बॉडी पे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं या फिर पोर्स पाए जाते हैं बेटा। और मैं आपको यह भी बता दूं यहां इनके बॉडी पर जो बेटा पोर्स पाए जाते हैं वो पोर्स कौन कौन से होते हैं, हमें यहां पे दो तरह के, टू टाइप के पोर्स के बारे में बात करनी है। भाई एनिमल जो है ना, इसमें आने वाले जो एनिमल है उसका बॉडी परफोरेटेड है। पोर्स बियरिंग एनिमल जो है वो फाइलम पॉरीफेरा में रखे गए हैं, जिसका कॉमन नेम जो है बेटा यहां पर स्पॉन्जेस होता है, राइट है। अब देखिए जो पोर्स होते हैं यहां पर टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक जो पोर होता है बेटा, आप इसे बोलना ऑस्टिया, क्या बोलेंगे बताइए। एक पोर जो है उसे ऑस्टिया कहा जाता है। एक पोर होता है बेटा जिसे यहां पर ऑस्कुलम कहा जाएगा, राइट है। क्या बोलेंगे आप, ऑस्कुलम बोलेंगे। तो यहां पे दो तरह के पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक को हमने यहां पर ऑस्टिया बोला है, एक को हमने यहां पर ऑस्टिया बोला है, और एक को हमने यहां पर ऑस्कुलम बोला है। दो टाइप के पोर होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब जरा सुनिए, इस पॉइंट को समझने के लिए और आपके दिमाग में कुछ और बेसिक जो है ना पॉइंट डेवलप हो पाए और बैठ पाए, इसके लिए मैं आपको यहां पर एक हाइपोथेटिकल स्पॉन्ज का डायग्राम बताने जा रहा हूं, जिससे आप इन पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। जब आपके दिमाग में कोई डायग्राम होता है तो आप रिलेट कर पाते हैं और वो सारे पॉइंट जो थ्योरी के होते हैं आप बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। देखिए डायग्राम यहां पर बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर पॉइंट क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मैंने कोई एक हाइपोथेटिकल स्पॉन्ज का डायग्राम यहां पर बनाया। मैंने कहा देखिए ये कोई यहां पर बेटा हाइपोथेटिकल स्पॉन्ज का डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। ये कोई स्पॉन्ज है बेटा, राइट है क्या, ये कोई स्पॉन्ज है और इसके बॉडी पे यहां पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं। देखिए मैंने यहां पर मान लीजिए इसके बॉडी पे पाए जाने वाले पोर्स को बता दिया, इसके बॉडी पे पाए जाने वाले पोर्स को समझा दिया। देखिए जरा, मैंने कहा बेटा
कि ये तो इसका बॉडी वॉल है, राइट। ये इसका क्या आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये इसका यहां पर बॉडी वॉल है, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको समझाऊं तो देखिए ये जो मैंने यहां पर बनाया है ना, ये बेटा ये इसका बॉडी वॉल है। अभी हम इसको और जूम करके भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये इसका बॉडी वॉल है, और इसके बॉडी वॉल पे पता है क्या होता है, इसके बॉडी वॉल पे है ना अलग अलग पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा ये जो पोर्स है ना, ये वाला पोर देखिए, या फिर ये वाला पोर, इसके बॉडी पे पाए जाने वाले ये जो पोर है ना, छोटे छोटे जो माइन्यूट पोर होते हैं बेटा, स्मॉल साइज के पोर होते हैं, आप उन्हें बोलना ऑस्टिया। क्या बोलोगे बताओ, ऑस्टिया। और देखिए एक लार्ज पोर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर। ये वाला जो पोर होता है बेटा, आप इसे यहां पर क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे यहां पर ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे बताइए, आप इसे यहां पर ऑस्कुलम बोलेंगे। तो क्या यहां पर दो तरह के पोर है, देखिए एक तो ऑस्कुलम है और बहुत सारे ऑस्टिया है। तो पॉइंट निकल के आता है बेटा कि ऑस्टिया बेटा यहां पर इनके बॉडी पे पाए जाने वाले स्मॉल साइज के पोर होते हैं, स्मॉल साइज के पोर होते हैं। जबकि जो ऑस्कुलम होता है बेटा उसका साइज ज्यादा होता है, ये लार्ज साइज के पोर होते हैं। लार्ज साइज के पोर को आप ऑस्कुलम बोलना, स्मॉल साइज के पोर को आप यहां पर बेटा ऑस्टिया बोलना, राइट है। अच्छा देखिए जो ऑस्टिया होते हैं बेटा, अगर उसके नंबर की बात करें तो बहुत सारे हैं। देखिए जरा, ये भी ऑस्टिया, ये भी ऑस्टिया। तो भाई बॉडी पर ऑस्टिया बहुत सारे हैं, मैंने कहा ऑस्टिया बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं या फिर मेनी है ना। लेकिन ऑस्कुलम जो होता है बेटा, ऑस्कुलम केवल एक होता है, ऑस्कुलम केवल एक होता है। ऑस्कुलम है यहां पर केवल एक, सिंगल ऑस्कुलम प्रेजेंट है। आ जाओ भाई अच्छे से पढ़ें भाई, है ना, फील करवाते हैं आपको इस डायग्राम को। देखिए ऑस्कुलम केवल एक है, ऑस्कुलम केवल एक है, लेकिन ये देखिए ये ऑस्टिया, ये ऑस्टिया, ये ऑस्टिया, ये ऑस्टिया, बहुत सारे ऑस्टिया हैं, ऑस्कुलम केवल एक है। अच्छा एक और बात मैं आपको समझा दूं कि देखिए यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम तो आपको बता दिया, ठीक है। इस बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम स्पॉन्ज की बात करते हैं बेटा, तो जो स्पॉन्ज होता है, जो स्पॉन्जेस होते हैं, है ना, जो पॉरीफेरेंस होते हैं, पॉरीफेरा फाइलम का नेम है, इसमें आने वाले जो मेंबर हैं वो पॉरीफेरेंस कहलाते हैं, राइट है क्या। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो बेटा यहां पर इसका नेचर पता है क्या होता है, ये सेसाइल नेचर के होते हैं। किस नेचर के हैं, सेसाइल नेचर के हैं। अब बेटा इस वर्ड को मैं समझा दूं, ये बार बार रिपीट होगा। सेसाइल का मतलब है उन एनिमल को हम सेसाइल या सेसिल बोलेंगे, सेसाइल बोलेंगे जिनके लिए ये कहूंगा कि मान लीजिए ये कोई स्पंज है और ये कोई सबस्ट्रेटम है, बेस है, जहां से ये चिपका हुआ है, इसका बॉडी चिपका हुआ है। ये चाहते हैं कि एक ही जगह रह करके सभी तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर लें, मतलब एक ही जगह अपने आप को टिकाए हुए रखते हैं, है ना, और चाहते हैं कि इसी जगह पर रह करके ये डाइजेशन कर ले, रेस्पिरेशन कर ले, सर्कुलेशन कर ले, एक्सक्रीशन भी कर ले। तो ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बेटा ये किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से चिपक करके ही शो करना चाहते हैं, मूव नहीं करते हैं, एक जगह पर ही बने रहना चाहते हैं। तो इसे आप यहां पर क्या बोलेंगे, सेसाइल बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मैंने कहा कि ये मान लो बेटा मैंने ये कोई बना दिया है, ये बेटा कोई सबस्ट्रेटम है। क्या है ये बेटा, ये कोई सबस्ट्रेटम है। ये सबस्ट्रेटम से बेटा चिपका हुआ है, सबस्ट्रेटम से ये जो स्पॉन्जेस है ना वो चिपका हुआ है, राइट है। अच्छा तो ये सेसाइल नेचर का हो गया बेटा, यहां तक डने क्या। अच्छा एक और पॉइंट जरा सुनिए, सेसाइल होते हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, बेटा ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं। सॉलिटरी मतलब ये अकेले भी मिल सकते हैं, और सॉलिटरी के साथ साथ जो है कुछ जो स्पॉन्जेस होते हैं बेटा वो कॉलोनी बना सकते हैं, तो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, ग्रुप में मिल सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, राइट है। और सेसाइल होते हैं, सारे स्पॉन्जेस बेटा यहां पे सेसाइल नेचर के होते हैं, एक ही जगह पर सबस्ट्रेटम से चिपक करके रहना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए फाइलम पॉरीफेरा की अगर बात करें, इसके हैबिटेट की ये कहां रहते हैं बेटा, ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा में आने वाले जो एनिमल हैं वो एक्वेटिक होते हैं बेटा, और एक्वेटिक होते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये सी वाटर में पाए जाते हैं, राइट है। तो देखिए जो मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं, मोस्टली जो पॉरीफेरेंस होते हैं बेटा, मोस्टली ये यहां पर सी वाटर में पाए जाते हैं, है ना। ये मेरीन नेचर या मेराइन नेचर के होते हैं, राइट है। ये यहां पर
कहां पर पाए जाएंगे बेटा? ये सी वाटर में मिलेंगे, मेराइन या मेरीन नेचर के होते हैं, राइट है, मोस्टली बोला है। लेकिन यहां पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं बेटा जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा मोस्टली तो यहां पर कहां है? सी वाटर में पाए जा रहे हैं, लेकिन एक यहां पर हम एक्सेप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, एक एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक स्पॉन्ज है, एक पॉरीफेरा है ना, एक पॉरीफेरन है जिसका नाम है बेटा स्पॉन्जिला। बेटा ये स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पॉन्ज, राइट है। तो इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है? इसको कहा जाता है बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, राइट है। तो देखिए मैंने कहा मोस्टली जो मेंबर्स हैं बेटा ये सी वाटर में पाए जाते हैं, मेरीन होते हैं, मेराइन होते हैं। लेकिन हम यहां पर अगर स्पॉन्जिला की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पॉन्ज होता है। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, राइट है। अच्छा अब जरा हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा, जरा सुनिए ध्यान से। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी तक जो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के जितने भी सीक्वेंस में मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए हैं, क्या एक बार इस पर अप्लाई कर दें, फिर इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे बेटा। तो आइए स्पॉन्ज में जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं सबसे पहले बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो जो आपने पॉइंट्स पढ़ा है, जो जो मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर में बता दिए हैं, वो सारे बेटा यहां पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, है ना? उसके बाद क्या मैंने आपको बेटा यहां पर बॉडी प्लान समझाया था? बॉडी प्लान भी हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको समझाया था, याद कीजिए, क्या बॉडी वॉल और जर्म लेयर की बात हमें यहां पर करनी होती है बेटा? सही बात है। बॉडी कैविटी और सीलोम की बात हमें यहां पर करनी है कि भाई स्पॉन्ज में है, पॉरीफेरेंस में है या फिर नहीं है, राइट है। तो सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अप्लाई करते हैं और मैं आपको बताऊं ये सब कुछ आपने पहले ही पढ़ लिया है। कैसे? मैं अभी प्रूफ करूंगा, राइट है। देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं, है ना, बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी बेटा जिसे आप और क्या बोलते हो? जिसे आप यहां पर सीलोम बोलते हैं, राइट है। अच्छा सीलोम में हम जिस सीलोम की बात कर रहे हैं वो बॉडी कैविटी है। गट वॉल मतलब एलिमेंट्री कैनाल के वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो वेकेंट स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट और मैं आपको समझा दूं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें बात करनी होती है बेटा एक प्रोसेस के बारे में, सेगमेंट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, क्या वो सेगमेंटेशन कहलाता है? सेगमेंटेशन की बात करेंगे। सेगमेंटेशन के अलावा क्या हमें यहां पर एक नोटोकॉर्ड की बात करनी है? बिल्कुल करनी है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, हालांकि ये सारे पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आ रखे हैं, उसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे बेटा। एक और पॉइंट हमें ये देखना है कि क्या ये जो एनिमल हैं वो सिमेट्री रखते हैं या सिमेट्री नहीं रखते, राइट है। अच्छा तो क्या इन सभी पॉइंट को एक एक करके 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लें क्या? आ जाओ करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप पाएंगे कि हमने पढ़ा हुआ है। ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए आप पाएंगे सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं बेटा। देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग एग्जांपल्स उसमें आए थे। उसमें स्पॉन्जेस कहां पे आए थे? उसमें स्पॉन्जेस आए थे बेटा, इनमें केवल सेल पाया जाता है। ऑल दो सेल्स जो हैं वो ग्रुप के फॉर्म में पाए जाते हैं, सेल का एग्रीगेशन होता है, हर सेल का काम डिवाइडेड है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको रिकॉल हो रहा होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा वो सेल लेवल पे करते हैं, इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कहेंगे यहां पर कैसा है? तो आप बोलेंगे बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, LOO से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट देखिए हम बॉडी प्लान की बात करते हैं। बॉडी प्लान गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट एनाटॉमी, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। इसमें सबसे बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बता रखा है, मतलब सबसे बेसिक टाइप का जो बॉडी प्लान है वो बता रखा है ना। बेसिक टाइप का बॉडी प्लान जिसे हम यहां पर बोलते हैं बेटा
सेल एग्रीगेट, राइट है क्या, याद आया, रिकॉल कर रहे हैं आप, इसमें सेल एग्रीगेट है ना, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का बॉडी प्लान होता है, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, टाइप ऑफ बॉडी प्लान इसमें हमें यहां पर देखने को मिलेगा, राइट है क्या। अच्छा चलिए हमने ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया भाई। अच्छा जर्म लेयर ये भी समझा दिया बेटा, जर्म लेयर यहां पे बेटा केवल दो बनते हैं, दो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब आप कहेंगे इसे यहां पर क्या, आप इसे यहां पे डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बताइए, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक है इसका मतलब इसमें केवल दो जर्म लेयर हैं। क्या बाहर बाहर बेटा यहां पर जो जर्म लेयर मिलेगा, बाहर बाहर एक्टोडर्म मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, एंडोडर्म। तो हम कहेंगे बाहर तो बेटा होता है यहां पर एक्टोडर्म, और अंदर जो होता है बेटा उसे आप यहां पर क्या बोलेंगे, है ना, बाहर होता है एक्टोडर्म, अंदर जो होता है उसे आप एंडोडर्म बोलेंगे। सही बात है क्या, बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच में क्या मीजोडर्म होता है, नहीं बेटा, ये डिप्लोब्लास्टिक है, और डिप्लोब्लास्टिक है तो हम यहां पे बोलेंगे भाई इसके बीच में मीजोडर्म नहीं होता, मीजोडर्म अब्सेंट होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आपको पॉइंट याद आ रहा है बेटा, क्या इसके बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली जिलेटिनस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आप यहां पर क्या बोलना, इसे आप यहां पर मीजोगिलिया बोलना। मीजोगिलिया को यहां पे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, हम इसको यहां पर बोलेंगे बेटा मीजेनकाइम, क्या बोलेंगे, मीजेनकाइम बोलेंगे, राइट है क्या। तो मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन इसके अंदर मीजेनकाइम प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म क्या होता है यहां पर एब्सेंट होता है, राइट है। मैं ये भी लिख देता हूं बेटा, देखिए इसके अंदर मीजोडर्म तो क्या होगा, मीजोडर्म तो यहां पर एब्सेंट होगा, लेकिन यहां पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड है ना एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होगा बेटा, जैसे मीजेनकाइम बोलेंगे। अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब जहां पर जर्म लेयर पढ़े होंगे वहां पर ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इसके बारे में, ठीक है क्या। आइए हम आगे बात करते हैं बेटा, आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए बॉडी कैविटी पे आते हैं बेटा, बॉडी कैविटी की बात करते हैं। बॉडी कैविटी इट मींस हम यहां पे सिलोम की बात करते हैं बेटा, सिलोम तो इसमें नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये यहां पर बेटा एसिलोमेट होते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है ना। इसमें यहां पर बेटा यहां पर सिलोम नहीं होता है, सिलोम क्या होता है, अपसेंट होता है, सिलोम यहां पर अपसेंट होता है, ये एसिलोमेट होते हैं, राइट है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन भी अपसेंट होता है बेटा। सेगमेंटेशन अपसेंट का मतलब है कि इसका बॉडी अनसेगमेंटेड होगा, राइट। नोटोकॉर्ड भी यहां अपसेंट होगा बेटा, और पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक नोटोकॉर्ड अपसेंट होगा। इसका मतलब ये नॉन कॉर्डेट है, ये क्या है यहां पर, ये नॉन कॉर्डेट है, बॉडी में सेगमेंट है ही नहीं। सेगमेंट तो केवल एनलिडा, आर्थ्रोपोडा है ना, और कॉर्डेटा में आपको बताना है, राइट है। अच्छा बॉडी कैविटी मतलब सिलोम भी नहीं है, नोटोकॉर्ड भी नहीं है। सिमेट्री की बात करें तो मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने आपको ये पहले बेसिस में भी आपको करवा दिया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी आपको करवा दिया है। मोस्टली जो होते हैं बेटा उनमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हमने क्या किया, एनिमल बॉडी से उसके सेंट्रल एक्सिस से होते हुए हमने क्या किया कि एनिमल बॉडी से उसके सेंट्रल एक्सिस से होते हुए अगर कोई प्लेन आपने गुजारा तो एनिमल बॉडी के दो सिमिलर हाफ्स हमें यहां पर जो है ऑब्टेन नहीं हुए। मतलब बॉडी को आप डिवाइड नहीं कर सकते दो आइडेंटिकल हाफ्स में। इसका मतलब यहां पर ये हुआ बेटा कि इसमें सिमेट्री जो है वो एब्सेंट होता है। तो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं बेटा, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जो फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं, उनमें सिमेट्री अपसेंट होता है। तो अगर बेटा इसमें सिमेट्री यहां पर अपसेंट है तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये मोस्टली क्या होते हैं, तो बेटा ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, राइट है। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, हम लिखते हैं यहां पर कि ये मोस्टली बेटा यहां पर एसिमेट्रिकल होंगे, राइट है। इनमें सिमेट्री यहां पर अपसेंट है, ये मोस्टली यहां पर एसिमेट्रिकल होंगे। एनसीईआरटी में यही पॉइंट दे रखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है। इसका मतलब आप समझ गए कि यहां पे बॉडी को आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने लिखा यहां पर मोस्टली जो है वो एसिमेट्रिकल है। अधिकतर एनिमल में सिमेट्री नहीं पाई जाती। लेकिन बेटा क्या हमने इसका एक्सेप्शन भी पढ़ा हुआ है कि नहीं, बोलो एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है। यहां पर दो एग्जांपल की बात करेंगे बेटा, दो एग्जाम्पल की बात करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्या ये ल्यूकोसोलेनिया है बेटा,
क्या है, ल्यूकोसोलिनिया। और एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है जिसे साइकन कहते हैं, साइकन या साइफा या स्काइफा यहां पर इसको कहा जाता है, राइट है। देखिए साइकन की अगर बात करें और साथ साथ अगर हम ल्यूकोसोलिनिया की बात करें बेटा, इन दोनों मेंबर में सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और जो सिमेट्री यहां पर हमें देखने को मिलता है बेटा इसके अंदर, वो सिमेट्री कौन सी होती है, तो ये सिमेट्री है बेटा यहां पर रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, तो आप यहां पर बोलेंगे इसमें यहां पर रेडियल सिमेट्री क्या होता है, रेडियल सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट होता है। आई होप आपको यह पॉइंट पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट है। अब जरा देखिए ध्यान से, हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। क्या हमने सारे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पॉइंट थे सभी को बेटा स्पॉन्जेस के ऊपर अप्लाई कर दिया कि नहीं? अब एक और पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, तब जाकर के आपको ये सारी बातें जो हैं वो कनेक्ट हो पाएंगी। देखिए मैंने जब आपको बॉडी कैविटी समझाया था, जब मैंने आपको सीलोम के बारे में बताया था, तो देखिए इसके अंदर सीलोम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। पर बॉडी कैविटी की जगह पर बेटा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, बॉडी कैविटी की जगह पे कोई एक अदर कैविटी प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी की जगह पे कोई एक अदर कैविटी इसके बॉडी में प्रेजेंट होता है बेटा। उस अदर कैविटी को आप यहां पर और क्या बोल सकते हैं, उसे आप यहां पर सेंट्रल कैविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए, सेंट्रल कैविटी। और मैंने उस सेंट्रल कैविटी को कहा था जो कि बेटा इसके बॉडी में प्रेजेंट है, इसे हम यहां पर स्पॉन्जोसील बोलेंगे, राइट है। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील जिसे आप यहां पर और क्या बोल सकते हैं बेटा, आप इसे यहां पर पेरागैस्ट्रिक कैविटी कह सकते हैं, राइट है। क्या बोलेंगे, पेरागैस्ट्रिक कैविटी यहां पर प्रेजेंट होगा, आपको यह ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बॉडी कैविटी की बात करेंगे, बॉडी कैविटी यहां पे सीलोम जो है वो एब्सेंट है, ये सीलोमेट एनिमल होते हैं। और इनके अंदर सेंट्रल कैविटी जो है, जो कि एक अदर टाइप की कैविटी है जिसे आप बॉडी कैविटी कंसीडर नहीं करेंगे। सेंट्रल कैविटी इसमें बेटा प्रेजेंट होता है, और जो सेंट्रल कैविटी इसमें पाया जाता है, जो सेंट्रल कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, उस सेंट्रल कैविटी को आप स्पॉन्जोसील बोलेंगे। तो स्पंज में जो अदर कैविटी है उसे आप स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं। स्पॉन्जोसील इज ऑल्सो नेम्ड एज पेरागैस्ट्रिक कैविटी। और ये पॉइंट भी बताया था, साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि सीलेंट्रेटा जो होता है बेटा उसमें सीलेंटेरॉन प्रेजेंट होता है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो उसका बॉडी कैविटी नहीं होता, क्योंकि बॉडी कैविटी ना तो पॉरीफेरा में होता है ना सीलेंट्रेटा में होता है। सीलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसमें पाया जाने वाला बॉडी कैविटी नहीं है, मैंने आपको बताया था, वो उसका सेंट्रल कैविटी होता है। सिमिलरली यहां स्पॉन्जेस में भी है बेटा, पॉरीफेरन्स जो होते हैं उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर सेंट्रल कैविटी जो एक अदर टाइप की कैविटी है जिसे आप बॉडी कैविटी कंसीडर नहीं करेंगे, स्पॉन्जोसील बोलेंगे, राइट है। अच्छा देखिए, तो क्या सीलोम का ये पॉइंट भी हमने यहां पर मेंशन किया। अब एक और पॉइंट हम यहां डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है बेटा कि सिमेट्री की बात हो गई ना, अब यहां पर हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, राइट है। अब हम यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे बेटा। अगर हम यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस, एनिमल को आप बता सकते हैं कि उनमें होने वाला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो कब डायरेक्ट होगा और कब इनडायरेक्ट होगा। तो जरा देखिए, इसमें आने वाले जो मेंबर्स होते हैं बेटा, इसमें आने वाले जो मेंबर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि कुछ मेंबर में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। तो जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, तो लार्वल स्टेज के प्रेजेंस की वजह से उनमें होने वाला जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट टाइप का होगा। तो एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट दे रखा है, हम इसको समझते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि एनसीईआरटी में लार्वल स्टेज का नेम नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको लार्वल स्टेज के नेम भी बताऊंगा साथ साथ, ताकि आप ये बात आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो जरा देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है बेटा, मैं आपको ये बात बता दूं यहां पर किस टाइप का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज। यहां पर लार्वल स्टेज के प्रेजेंस की वजह से होने वाला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा आप कहेंगे इनडायरेक्ट टाइप का होगा। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां पर बेटा प्रेजेंट होता है। और जो लार्वल स्टेज यहां पर प्रेजेंट है, मैं यहां पे दो लार्वल स्टेज के प्रेजेंस की बात करूंगा बेटा। एक को हम यहां पर बोलते हैं बेटा
एम्फीब्लास्टुला, क्या बोला, एक को कहा जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, राइट। दो लार्वा के प्रेजेंस की बात करेंगे, यहां पे 2 लार्वा के बारे में आपको पॉइंट बताने वाला हूं। इन्हीं 2 लार्वा के प्रेजेंस की वजह से बेटा इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो एक होता है एम्फीब्लास्टुला और एक जो लार्वा होता है बेटा, इसे आप बोलेंगे यहां पर पेरेनकाइमुला। क्या बोलेंगे, पेरेनकाइमुला। तो 2 लार्वल स्टेज यहां पर प्रेजेंट होते हैं, राइट है क्या। अच्छा चलिए मैं आपको एक और पॉइंट समझा देता हूं, मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं कि देखिए आखिर ये दोनों लार्वा कौन से मेंबर में होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना आप कि जो आपने साइकन पढ़ा है ना, साइकन के अंदर जो लार्वा होता है बेटा उसे हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। और देखिए पेरेनकाइमुला लार्वा जो होता है बेटा ये ल्यूकोसोलिनिया में होता है। किसमें, ये ल्यूकोसोलिनिया में होता है। ल्यूकोसोलिनिया में जो लार्वा है उसे पेरेनकाइमुला लार्वा बोलेंगे, साइकन में जो लार्वा है उसे एम्फीब्लास्टुला आप बोल देना। इन दोनों लार्वा के प्रेजेंस की वजह से बेटा क्या इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, बिल्कुल लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। तो इनमें होने वाला डेवलपमेंट हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है। क्या आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। आई होप आपको यहां तक जो मैंने पॉइंट समझाया है वो क्लियरली दिमाग में फिट हो गया होगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब मैंने यहां पर ये तो बता दिया बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है, उसकी जगह पे सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जोसील, जिसको कहा जाता है पेरागैस्ट्रिक कैविटी। अब जरा देखिए मैं आपको पॉइंट समझाता हूं बेटा, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। जरा देखिए क्या मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा था, बॉडी वॉल पे बहुत सारे माइन्यूट साइज के, स्मॉल साइज के पोर है, आपने उसे ऑस्टिया बोला, और लार्ज साइज का पोर है जिसे आपने ऑस्कुलम बोला, राइट है कि नहीं। अब जरा देखिए क्या आपको यहां पर ये सेंट्रल कैविटी देखने को मिल रहा है, क्या आपको यहां पर ये सेंट्रल कैविटी देखने को मिल रहा है। ये देखिए इसके बीच में ये जो जगह है बेटा, ये जो जगह मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसे आप यहां पे सेंट्रल कैविटी बोलेंगे, और इस पूरे स्पेस को हम यहां पे स्पॉन्जोसील बोलेंगे बेटा। क्या है ये, तो देखिए जरा मैं यहां पे लिखने वाला हूं बेटा, ये इसमें पाया जाने वाला स्पॉन्जोसील या पेरागैस्ट्रिक कैविटी है, राइट है। ये इसमें यहां पर बेटा स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है, ये इसमें पाया जाने वाला स्पॉन्जोसील है, पेरागैस्ट्रिक कैविटी है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूं, देखिए क्या होता है, जो ऑस्टिया होता है ना, ऑस्टिया, उससे क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर, इसके बॉडी के सेंट्रल कैविटी में, मतलब हम बोलेंगे स्पॉन्जोसील में, पेरागैस्ट्रिक कैविटी के अंदर ऑस्टिया से बेटा वाटर होगा इन, राइट, H2O इन, मतलब वाटर जो है इनके स्पॉन्जोसील के अंदर आएगा, इनके पेरागैस्ट्रिक कैविटी के अंदर आएगा ऑस्टिया से होते हुए। तो ऑस्टिया वो पोर होते हैं जिनसे जो वाटर है बेटा वो इन करता है, वाटर अंदर आएगा, है ना। अच्छा जरा देखिए यहां पर एक और पॉइंट, जब H2O ऑस्टिया से होते हुए स्पंजोसील के अंदर आएगा, पेरागैस्ट्रिक कैविटी सेंट्रल कैविटी के अंदर आएगा, तो यहां पर बेटा एक लार्ज साइज का एक सिंगल पोर है जिसे आपने क्या बोला, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से, है ना, स्पंजोसील में आया हुआ वाटर, जो ऑस्कुलम होता है उससे स्पॉन्जोसील में आया हुआ वाटर बेटा बाहर जाएगा, तो H2O को आप यहां पर आउट बताएंगे। तो जरा देखिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट प्रोवाइड किया बेटा, मैंने आपसे कहा कि जो H2O होता है बेटा वो इन करता है ऑस्टिया से, ऑस्टिया से आया हुआ वाटर स्पॉन्जोसील में आएगा, स्पॉन्जोसील से बेटा वाटर ऑस्कुलम से होते हुए आउट हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए, राइट है क्या। अच्छा चलिए ठीक है, हमने ये पॉइंट तो यहां पर समझ लिया। अब जरा देखो एक और बात मैं आपको यहां पे क्लियरली समझा दूं, एक और बात मैं आपको क्लियरली समझा दूं। मैंने ये पॉइंट बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बताया था, दो टाइप के मैंने आपको सिस्टम बताया था जो कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं, बताया था आपको, पॉरीफेरन्स में होते हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जरा देखिए पॉइंट, मैं आपको सीधे ले चलता हूं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि इस फाइलम का यूनिक फीचर है, जो इस फाइलम का यूनिक फीचर है बेटा, मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। बेटा ये देखिए क्या है, जरा हम समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ये क्या है।
देखिए इसके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे आप बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम को आप यहां पर, वाटर कैनाल सिस्टम को आप यहां पर और क्या बोल सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, राइट है। क्या बोलेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जरा हम इसको समझते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है। तो जरा देखिए, मैंने बोला कि हम यहां पर इसके यूनिक फीचर की बात करने वाले हैं, जिसे कहा गया यहां पर, जिसे कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, राइट है। तो हम इसमें पाए जाने वाले वाटर कैनाल सिस्टम और उसका वर्क देखेंगे बेटा, कि वाटर कैनाल सिस्टम का क्या काम होता है ना, ये इसका यूनिक फीचर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहां पे वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर कैनाल सिस्टम को और आप यहां पर क्या बोलेंगे, इसे आप बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, राइट है। या तो आपने कहा वाटर कैनाल सिस्टम, या आप सिमिलरली इसको आप क्या बोलेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इसका पाया जाना किसी भी स्पॉन्ज का एक यूनिक फीचर होता है, राइट है। इसका पाया जाना किसी भी स्पॉन्ज का क्या होता है, किसी भी पॉरीफेरेंस का एक यूनिक फीचर होता है बेटा, राइट है, एक यूनिक फीचर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया है, ये यूनिक फीचर है। तो आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि आखिर ये वाटर कैनाल सिस्टम का क्या काम होता है बेटा। पहले मैं इसका फंक्शन आपको समझाता हूं कि ये क्या काम करते हैं। तो जरा देखिए क्या होता है। मैंने कहा कि जरा देखो, मैंने जो अभी आपको ये पॉइंट समझाया था, अभी पॉइंट आपको ये समझाया था, क्या होगा कि ऑस्टिया से वाटर जब यहां पे स्पॉन्जोसील में आएगा तो बेटा वाटर कैनाल सिस्टम ही है जो कि इस वाटर के सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। जब वाटर बेटा प्रेशर के साथ, है ना, वाटर एक स्पेसिफिक करंट के साथ फ्लो हो रहा होता है, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में आता है, तो फूड पार्टिकल भी बेटा वाटर के साथ आता है। इसका मतलब इसमें पाया जाने वाला वाटर कैनाल सिस्टम फूड पार्टिकल्स को गैदरिंग करने में, उसको गैदर करने में, उसको कलेक्ट करने में भी हेल्प कर रहा है, राइट है क्या। तो क्या मैं यहां पर ये पॉइंट आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, क्या मैं आपको ये बता सकता हूं कि वाटर कैनाल सिस्टम जो इसका फंक्शन क्या होता है बेटा। देखिए हमारे एनसीईआरटी में इसके जो है कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसका काम होता है बेटा, ये फूड पार्टिकल्स को गैदर कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये फूड पार्टिकल्स के गैदरिंग में हेल्प करता है। तो फूड गैदरिंग में बेटा ये हेल्प कर रहा है, राइट है। फूड पार्टिकल्स के गैदरिंग में, फूड पार्टिकल्स के कलेक्शन में हेल्प करता है बेटा, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस में भी हेल्प करता है। तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फूड गैदरिंग का मतलब बेटा ये अल्टीमेटली क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि क्या ये यहां पर न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है। यस बेटा, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, फूड गैदरिंग के अलावा हम बोलेंगे कि ये फूड गैदरिंग के अलावा हम यहां पर ये बोलेंगे बेटा कि ये यहां पर जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो हम बोलेंगे ये गैसियस जो एक्सचेंजेस इसके बॉडी सरफेस से होता है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज बेटा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी ये हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा, राइट है क्या। अच्छा, इसका मतलब ये अल्टीमेटली किसमें हेल्प कर रहा है, ये बेटा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। एक और फंक्शन आप यहां पे जान लीजिए बेटा, एक और फंक्शन रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होता है बेटा इन एनिमल्स का, उसको रिमूव करने में भी वो भी वाटर करेंट, वाटर फ्लो के साथ वाटर कैनाल सिस्टम के हेल्प से बाहर चला जाएगा इसकी बॉडी से, ऑस्कुलम से होते हुए, राइट है। अच्छा, जरा देखिए यहां पर क्या पॉइंट है। पॉइंट यहां पर ये है कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के साथ साथ ये बेटा रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करता है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट कहने का मतलब है बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस नेम्ड एज एक्सक्रीशन। तो जरा देखिए आप इस बात को समझिए बेटा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मैटर है बेटा उसको बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो क्या आपको कनेक्ट हो पा रहा है कि वाटर कैनाल सिस्टम जिसका पाया जाना, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका पाया जाना स्पॉन्जेस का यूनिक फीचर होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप कि यहां पर इसके कौन कौन से फंक्शन है। एक और बात मैं आपको समझा दूं, वाटर के साथ ही बेटा इनका गैमेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के रिप्रोडक्शन में भी,
है ना, हेल्प करता है। फिर तो ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है ना वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, या फिर हम ये बोलेंगे कि ये जो है ना गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है ना। जो गैमेट्स होते हैं उसको गैमेट्स जो होते हैं वाटर के थ्रू ही दूसरे स्पॉन्जेस में जाते हैं। हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा इनमें इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होगा, लेकिन वो जो होता है ये बॉडी के अंदर तो होगा, लेकिन वो वाटर मीडियम को हेल्प में लेकर के बेटा कि किसी दूसरे स्पॉन्ज में जाएगा वो गैमेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ना गैमेट में भी हेल्प करेगा, गैमेट को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये 3 फंक्शन हमारे एनसीईआरटी में मेंशन था, हमने इसको बेटा यहां पर डिस्कस किया। जरा ये एक और पॉइंट मैं यहां पर आपको बताता हूं, है ना, उसके बाद हम वाटर कैनाल सिस्टम की और बात करेंगे बेटा। जरा देखिए इस डायग्राम, क्या मैंने यहां पर स्पॉन्ज का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बताया है। जरा एक और पॉइंट आप यहां पर ध्यान से रिलेट करेंगे आप सभी। देखिए क्या होता है कि बेटा ये स्पॉन्जोसील है, तो क्या ये बॉडी वॉल की इनर मोस्ट लाइनिंग है बेटा, जिसे आप सबसे इनर मोस्ट जो है उसे आप एंडोडर्म बोलेंगे। तो स्पॉन्जोसील जो है बेटा उसकी जो अंदर वाली जो लेयर है ना, वो लाइंड है कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल से, कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल से बेटा यहां पे लाइंड है। ये जो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स जो कि यहां पे आपको अंदर की ओर बॉडी वॉल के अंदर की ओर देखने को मिल रहा है, जिससे स्पॉन्जोसील लाइंड है बेटा, है ना। इन यहां पर इन यूनिक सेल को आप यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, आप इनको यहां पर बेटा कॉलर सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, कॉलर सेल्स बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको कहा कि यहां पर कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, राइट है क्या। कॉलर सेल्स जो हैं यहां पर कॉलर सेल्स का पाया जाना भी पॉरीफेरेंस का स्पॉन्जेस का एक यूनिक फीचर है। तो जरा देखिए मैंने क्या बोला, वाटर कैनाल सिस्टम का प्रेजेंस भी यूनिक फीचर है और कॉलर सेल्स का पाया जाना भी स्पॉन्जेस का यूनिक फीचर होता है, राइट है क्या। अब जरा देखिए यहां पर एक और पॉइंट, ये जो कॉलर सेल्स होते हैं बेटा, इसी कॉलर सेल को और क्या कहा जाता है, तो कॉलर सेल इज ऑल्सो नोन एज कोइनोसाइट। बेटा इसे कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है, तो कोइनोसाइट्स भी आप इसे बोल सकते हैं कॉलर सेल्स को, राइट है। अब देखिए मैं आपको बता दूंगा कि आखिर ये कॉलर सेल्स का क्या काम होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि जब वाटर ऑस्ट्रिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में आएगा तो एक वाटर का एक रेगुलर बेसिस पे बेटा फ्लो मेंटेन होना चाहिए। वाटर करंट को मेंटेन करने में हेल्प कौन करेगा, कोइनोसाइट्स करेगा। मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, कॉलर सेल का डायग्राम बनाऊंगा, मैं आपको उसके वर्क भी समझाऊंगा, राइट है। अभी आप इतना समझिए कि यहां पे वाटर कैनाल सिस्टम के अल्टीमेटली वर्क में हेल्प कौन कर रहा है, वाटर करंट को प्रोड्यूस करके कॉलर सेल्स, ठीक है ना। अच्छा देखिए कॉलर सेल्स कहां प्रेजेंट है बेटा, इनर वॉल पे प्रेजेंट है, इनर वॉल पे, जिससे स्पॉन्जोसील लाइंड है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा कि स्पॉन्जोसील किससे लाइंड है। ये बात यहां पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय विच सेल्स, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय है ना कॉलर सेल्स। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कॉलर सेल्स से यहां पे स्पॉन्जोसील लाइन तो है बेटा, और कॉलर सेल्स जो है इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। तो कॉलर सेल्स जो है वो फ्लेजिला के प्रेजेंस की वजह से बेटा आप ये बोलेंगे कि ये फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं। कैसे, फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि वाटर कैनाल सिस्टम बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना इसका एक यूनिक फीचर है स्पॉन्जेस का। सिमिलरली आप यहां पर ये बोलेंगे कि जो कॉलर सेल्स हैं उसका पाया जाना भी, कॉलर सेल्स का पाया जाना भी जो स्पॉन्जेस का क्या माना जाएगा, है ना, यूनिक फीचर माना जाएगा। मतलब ये किसी और फाइलम में आप नहीं पढ़ेंगे, आपको ये यहीं पर ही स्पॉन्जेस में ही पढ़ना है। आई होप आपको यहां तक जो भी पॉइंट है वो सब रिलेट हो रहा है, सब रिकॉल हो रहा है। अच्छा बताओ, क्या मैंने ये जो पॉइंट बताया, क्या मैंने वाटर कैनाल का ये जो वाटर कैनाल सिस्टम का ये जो फंक्शन आपको बताया है, सिमिलरली मैंने आपको ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है, क्या क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, बता दो, राइट है। आप बस बहुत शिद्दत से नोट्स बनाओ बेटा, मेरे नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। एनसीईआरटी की लाइन को बहुत ओपनली, बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, इतना डिटेल में डेप्थ में कोई बताता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर वो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन को ही बेस मान करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या यहां तक पूरा क्लियर है। अब हम सीधे आगे जो अभी तक हमने कंटेंट समझा है उसको रिलेट करते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए पैराग्राफ से बेटा, ठीक है। जरा देखिए यहां पर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइंस को रिलेट करते हैं और समझते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को। जरा देखेंगे यहां पर वेरी फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा लिखा है बेटा, मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर
कॉमनली नन एज, है ना, स्पॉन्जेस। इसको थोड़ा और जूम करते हैं अपन, है ना, मेंबर्स। देखिए इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। यस बेटा, हमने ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या ये जनरली बेटा, जनरली मतलब ज्यादातर ये मेरीन नेचर के होते हैं, सी वाटर में मिलेंगे बेटा, और अधिकतर जो होते हैं इन ये सिमेट्री नहीं रखते। ल्यूकोसोलिनिया और साइकन जो है उसमें रेडियल सिमेट्री जरूर है, बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं बेटा, उसके बॉडी में सिमेट्री नहीं होता। इसका मतलब वो एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एक और पॉइंट यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने कहा दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। यस बेटा, ये ध्यान रखिएगा, क्या ये मल्टी सेलुलर है? और सबसे पहले हम यहां पे पॉलीफेरन से ही तो एनिमल किंगडम को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव टाइप के मल्टी सेलुलर एनिमल आप इसे बोलेंगे। और क्या मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बता दिया कि नहीं, बता दो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बेटा सेलुलर लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर प्रेजेंट है। और क्या हमने ये पॉइंट भी तो डिस्कस कर लिया है बेटा, ये पॉइंट भी बता दिया कि स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और यू कैन से इट एज वाटर कैनाल सिस्टम ऑल्सो। तो क्या यहां पे वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है? बात सही है बेटा। दो तरह के पोर होते हैं, देखो, जो माइन्यूट साइज के, छोटे साइज के पोर्स होते हैं बेटा, इसे ऑस्टिया कहते हैं। वाटर एंटर्स थ्रू द ऑस्टिया, है ना, इसके बॉडी वॉल के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर ऑस्टिया से तो वाटर आएगा बेटा। और यहां पर जरा देखिए, एक और यहां पर अगर बात करें एक पोर जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं, तो देखिए क्या ऑस्कुलम से जो यहां पे स्पॉन्जोसील में आया हुआ जो वाटर है वो बाहर जाएगा। तो लिखा है बेटा यहां पर कि फ्रॉम वेयर वाटर जो है वो गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो वाटर है बेटा, वाटर आएगा कहां पर? वाटर आएगा कहां पर? वाटर इनके सेंट्रल कैविटी में आएगा बेटा। सेंट्रल कैविटी को हमने क्या बोला है? स्पॉन्जोसील। सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील बोला है, और स्पॉन्जोसील को आप यहां पे और क्या बोलेंगे? पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलेंगे। मतलब ऑस्टिया से वाटर स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील में आया हुआ जो वाटर है वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। तो क्या यहां पर एक वाटर के ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन का एक पाथवे हम बना सकते हैं बेटा? बिल्कुल बना सकते हैं। आ जाओ, देखो हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किया, क्या एनसीईआरटी की लाइंस अपने आप समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही हर लाइन आपको समझ में आएगी, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ने से पहले बेटा हम यहां पर समझेंगे हमारा कंटेंट, तब जाके आप एनसीईआरटी की लाइंस को रिलेट कर पाएंगे। राइट है क्या? अब जरा देखिए ध्यान से, अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं बेटा। वाटर कैनाल सिस्टम में ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है वाटर कैनाल सिस्टम की, अगर हम बात करते हैं तो क्या अगर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का एक पाथवे मैं आपको समझा दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर के ट्रांसपोर्ट का पाथवे क्या होगा, आइए हम इस पाथवे को समझते हैं बेटा। देखिए पाथवे ये है कि सबसे पहले जो वाटर है बेटा ये इन होगा, वाटर इन होगा, किसके अंदर आएगा वाटर? तो वाटर आएगा बेटा यहां पर स्पॉन्जोसील में। राइट है क्या? स्पॉन्जोसील मतलब पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आएगा, और पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जो वाटर आया है वो छोटे छोटे बहुत सारे माइन्यूट पोर है बेटा, जिसे हमने बोला ऑस्टिया। तो वाटर ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में आया कि नहीं, बोलो? राइट है। और देखिए स्पॉन्जोसील में आया हुआ जो वाटर है बेटा ये बाहर हो जाएगा, मतलब यहां पर जो H2O है वो आउट हो जाएगा। H2O बाहर जिस जो है मेगा साइज के पोर से होगा, क्योंकि देखिए ऑस्टिया से तो ज्यादा साइज होता है ऑस्कुलम का, लार्ज पोर है बेटा, जिसे हम यहां पर क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम बोलेंगे। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है बेटा कि पाथवे बता दो वाटर कैनाल सिस्टम जिससे यहां पर वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका पाथवे समझाओ, तो आप क्या बोलेंगे? जो H2O है बेटा ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में आया, ऑस्कुलम से होते हुए स्पॉन्जोसील में आया हुआ वाटर आउट हो गया। तो एनसीईआरटी ने इसी लाइन को तो एक्सप्लेन किया है बेटा, एनसीईआरटी ने इसी लाइन को तो यहां पे एक्सप्लेन किया है। जरा आप देखिए क्या लिखा है कि वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर, जिसे हमने ऑस्टिया बोला, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील में आया, फ्रॉम वेयर वाटर गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? राइट है। और आप जरा एक और पॉइंट यहां पे जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्या हम ये भी लिख सकते हैं, क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि वाटर के इस ट्रांसपोर्टेशन में बेटा, एक वाटर के इस ट्रांसपोर्टेशन में वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प कर रहा है। अच्छा एक और पॉइंट देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम की हमने बात की, क्या मैंने उसके फंक्शन आपको बताए थे? वही जो 3 फंक्शन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, वही 3 फंक्शन की बात एनसीईआरटी में किया गया है कि वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो
फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, राइट है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब अल्टीमेटली एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। अच्छा बताइए, वाटर कैनाल सिस्टम का प्रेजेंस स्पॉन्जेस का यूनिक फीचर था, लेकिन उसके साथ साथ कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स का प्रेजेंस भी तो स्पॉन्जेस का यूनिक फीचर होता है। जरा देखिए आप ध्यान से, अगर हम कोइनोसाइट्स की बात करें, कोइनोसाइट्स आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स, है ना, और क्या स्पॉन्जोसील इन्हीं कॉलर सेल से लाइंड है कि नहीं? बताइए, अभी आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, अभी मैंने आपको एक जो पॉइंट लिखाया है कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं बेटा, स्पॉन्जेस के अंदर जो स्पॉन्जोसील होता है, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कॉलर सेल्स। अभी हमने बेटा ये पॉइंट डिस्कस किया, राइट है। आ जाओ वापस से एनसीईआरटी के ऊपर। अच्छा देखिए, इतने पॉइंट तो हमने ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर लिया है। एक और बात जरा ध्यान से कि ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं बेटा, सबसे पुराने होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, यहां तक तो पॉइंट डिस्कस कर लिया। एक और बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जरा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बाद में रिमेनिंग पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए क्या है इसमें होने वाले, अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने आपको दो तरह के लार्वल स्टेज के बारे में बताया, जो कि ल्यूकोसोलिनिया और साइकर में प्रेजेंट था, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला, राइट है। अब देखिए, क्या डेवलपमेंट उन लार्वल स्टेज के प्रेजेंस की वजह से बेटा इनडायरेक्ट होगा, और इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। और बेटा एक जरूरी बात, इसमें पाया जाने वाला जो लार्वा होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस में मॉर्फोलॉजिकली जो लार्वल स्टेज है बेटा, वो एडल्ट से क्वाइट डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। तो देखिए क्या लिखा कि लार्वल स्टेजेस जो होता है विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। बेटा लार्वल स्टेज से ही एडल्ट स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो लार्वल स्टेज होता है बेटा, वो मॉर्फोलॉजिकली एक एडल्ट स्पॉन्ज से बिल्कुल ही अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट है। और वैसे मैंने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पॉइंट बेटा यहां समझाया है, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है इन दोनों लार्वल स्टेज की प्रेजेंस की वजह से। क्या आप एनसीईआरटी के मैक्सिमम पॉइंट तो अब तक ही समझ चुके हैं? क्या हमें यहां पर इस वाले पोर्शन में जो दिया है एनसीईआरटी ने, क्या हमें वही समझना है कि नहीं? बताओ। अब हम आगे इस पॉइंट को और हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। उसके बाद जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिया गया है वो क्या है। आइए हम समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं इसके बॉडी वॉल को जूम करने वाला हूं बेटा। देखिए मैं इसके बॉडी वॉल को जूम करने वाला हूं, जरा देखिए हम इसको समझते हैं। एक और डायग्राम समझाऊंगा, इस डायग्राम से आपको वो सारे पॉइंट समझ में आएंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और एडिशनल पॉइंट भी हम यहां पर बेटा ऐड ऑन करेंगे, राइट है। जरा देखिए आप ध्यान से, देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है, क्या मैंने आपको बताया कि स्पॉन्जेस जो हैं वो एक इसका हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने सपोज बता दिया कि स्पॉन्ज यहां पर किसी पर्टिकुलर बेस से या किसी सबस्ट्रेटम से बेटा यहां पर अटैच्ड है। स्पॉन्ज किसी सबस्ट्रेटम से बेटा यहां पर अटैच्ड है, राइट है। अच्छा देखिए ध्यान से, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्पॉन्ज यहां पे अटैच्ड है तो इसके बॉडी पे यहां पे माइन्यूट साइज के बहुत सारे पोर्स, जिसे आप ऑस्टिया बोलते हैं, प्रेजेंट है। और बेटा एक सिंगल पोर जो आपको वहां देखने को मिल रहा है, क्या वो वहां पे ऑस्कुलम है? तो बेटा ये तो ऑस्कुलम है, और यहां पे इसके बॉडी वॉल पे बहुत सारे ऑस्टिया माइन्यूट पोर प्रेजेंट है। और ये यहां पर बेटा मैंने कहा ये जो स्पेस है बेटा, ये यहां पर स्पॉन्जोसील है। ये क्या है बोलो? यहां पर स्पॉन्जोसील है, राइट है क्या? स्पॉन्जोसील जो है वो लाइंड है बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल से, जिन्हें हम यहां पे कॉलर सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स कहते हैं। अभी मैं कॉलर सेल्स का डायग्राम बताऊंगा, उसका फंक्शन भी बताऊंगा कि वाटर करंट में वो कैसे हेल्प करेगा बेटा। क्या आपको ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं? बता दो, राइट है। तो ये मैंने सबस्ट्रेटम से अटैच किसी स्पॉन्ज का हाइपोथेटिकल डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें इस वाले पार्ट को बेटा, इसके बॉडी वॉल वाले इस वाले पार्ट को अगर हम यहां पर जूम करें, बॉडी वॉल वाले पार्ट को बेटा अगर हम यहां पर जूम करें, तो जरा देखिए हम इसके बॉडी वॉल वाले पार्ट को यहां पर जूम करते हैं। और देखिए जूम करने पर हमें बॉडी वॉल में जो जो लेयर्स दिखाई देंगे उन लेयर्स को समझना है। हमें इतना पता है कि क्या इसके पास
दो तरह के जर्म लेयर, दो तरह के बॉडी वॉल ही प्रेजेंट है। एक्टोडर्म प्रेजेंट है बाहर की ओर, एंडोडर्म प्रेजेंट है अंदर की ओर। इन दोनों के बीच में मेसोडर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। राइट है क्या? तो जरा हम यहां पे पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। अगर हम इसको यहां पर जूम करें, बॉडी वॉल को जूम करें, माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सपोज बेटा मैंने कहा हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, समझते हैं कि बेटा यहां पर हम इसके लेयर्स को समझेंगे। जरा देखिए ध्यान से आप। मैंने कहा कि यहां पर ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, आउटर मोस्ट लेयर को हम यहां पर बोलते हैं, आउटर मोस्ट यहां देखते हैं बेटा, आउटर मोस्ट लेयर को बेटा हम यहां पर बोलेंगे एक्टोडर्म। राइट है? क्या बोलेंगे? इसे हम यहां पे एक्टोडर्म बोलेंगे। ये अंदर वाला लेयर मान लो तो इसे हम यहां पर बोलेंगे बेटा, ये सपोज यहां पर ये एंडोडर्म है। राइट है क्या? ये एंडोडर्म है, मेसोडर्म तो है नहीं। तो इसके बीच में ये जो आपको यहां पर ये वाला जो एरिया आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है बेटा, क्या ये वाला जो एरिया है, क्या ये इसमें पाया जाने वाला मेसेनकाइम है? क्या है बताओ जरा? ये इसमें मेसेनकाइम है। तो ये मैंने आपको मेसेनकाइम बता दिया बेटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बेटा, ये वाला जो एरिया है हमने कहा ये बेटा इसके अंदर पाया जाने वाला मेसेनकाइम, जिसे आप मीजोहाइल या मीजोग्लिया कह सकते हैं, ये मेसेनकाइम है। ठीक है, क्या मेसेनकाइम जो होता है, क्या जो मेसेनकाइम होता है वो ए सेलुलर है ना, या फिर हम ये बोलेंगे मेसेनकाइम अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, जिलेटिनस लेयर होता है बेटा। ठीक है, और जरा देखो मैंने यहां पर बताया है कि जो ये तो अंदर वाला वॉल है बेटा एंडोडर्म, ये बाहर वाला वॉल है एक्टोडर्म, और मैं यहां पर आपको समझा चुका हूं कि इनर वॉल पे ही कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो क्या ये इसका इनर वॉल है? तो क्या इसके इनर वॉल पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि बेटा इस तरह के कुछ सेल्स हैं जो कि इसके इनर वॉल पे प्रेजेंट है। देखिए इस तरह के कुछ सेल्स मैंने यहां पर बना दिया जो कि इसके इनर वॉल पे इस तरह से यहां पर बेटा हमें देखने को मिल रहे हैं। बेटा ये यहां पे कॉलर सेल्स हैं। तो मैंने कहा ये जो कॉलर सेल्स हैं, क्या कॉलर सेल्स को, क्या बेटा यहां पे कॉलर सेल्स को हम कोइनोसाइट भी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। और कोइनोसाइट से ही तो है ना, कोइनोसाइट ही तो यहां पे एंडोडर्म पे प्रेजेंट है और स्पॉन्जोसिल लाइंड है इन्हीं कोइनोसाइट से। तो बेटा ये यहां पर इसके अंदर कोइनोसाइट्स प्रेजेंट है बेटा। राइट है क्या? तो क्या ये यहां पर इसमें पाए जाने वाले कोइनोसाइट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और पॉइंट, कोइनोसाइट्स के प्रेजेंस की वजह से आप एंडोडर्म को और क्या बोल सकते हैं? आप इसको कोइनोडर्म भी बोलेंगे। राइट है, कोइनोडर्म भी बोलेंगे। तो आप बोलेंगे यहां पे एंडोडर्म इज ऑल्सो नेम्ड एज कोइनोडर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। ठीक है, अच्छा हमने ये पॉइंट यहां पर समझा बेटा। राइट है, अब जरा एक और बात समझिए ध्यान से। मैंने एंडोडर्म को कोइनोडर्म बोला, क्या कुछ तरह के सेल्स एक्टोडर्म पे भी मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। यहां पर भी हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं। एक्टोडर्म आउटर वॉल होता है बेटा। अच्छा ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। देखिए क्या एंडोडर्म यहां पर इसका इनर मोस्ट वॉल होता है? क्या ये इसका इनर वॉल होता है? राइट है, एक्टोडर्म इसका बेटा आउटर मोस्ट वॉल होता है। क्या ये आउटर वॉल है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, आउटर वॉल होता है बेटा। एक और पॉइंट आप ध्यान देंगे, इसके ऊपर बेटा दो सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स बेटा ओवल शेप के होते हैं, कुछ सेल्स यहां पर ओवल शेप के होते हैं। ठीक है ऐसे, लेकिन इनमें कुछ सेल्स और होते हैं बेटा, कुछ सेल्स और होते हैं जो कि यहां पर फ्लैट हो सकते हैं बेटा, जो कि यहां पर इस तरह से फ्लैट हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे दो तरह के सेल्स और पाए जा रहे हैं, लेकिन ये सेल्स एंडोडर्म में नहीं है, ये एक्टोडर्म में है। एक्टोडर्म जो कि इसका आउटर वॉल होता है। राइट है क्या? अच्छा अब यहां पर पॉइंट सुनो बेटा कि ये जो यहां पर ओवल शेप का ये जो आपको सेल देखने को मिल रहा है इसे क्या बोलेंगे? और ये जो फ्लैट जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन फ्लैट सेल्स को क्या बोलेंगे? पहले फ्लैट सेल्स की बात करते हैं बेटा। इन फ्लैट सेल्स को आप बोलेंगे यहां पर पिनेकोसाइट। क्या बोला? आप इसे यहां पर पिनेकोसाइट्स बोलेंगे। पिनेकोसाइट्स बेटा ये चपटे होते हैं, मतलब ये फ्लैट शेप के होते हैं। और वहीं हम यहां पे अगर हम राउंडेड या फिर हम ये बोलेंगे ओवल सेल्स की बात करेंगे, ओवल सेल्स को बेटा आप बोलना यहां पर पोरोसाइट्स। क्या बोलेंगे? पोरोसाइट्स। और इसका शेप
कैसा होता है, तो ये ओवल शेप का होता है। तो क्या एक्टोडर्म पे आउटर मोस्ट वॉल पे दो अलग अलग शेप रखने वाले सेल्स प्रेजेंट है। एक को हमने पिनिकोसाइट बोला जो कि चपटे हैं, जो कि फ्लैट होते हैं। एक को हमने पोरोसाइट बोला जो कि ओवल शेप के होते हैं, राइट है। आई होप आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं बेटा कि प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल जो है वो एक्चुअल में एंडोडर्म का फीचर है, और प्रेजेंस ऑफ पोरोसाइट्स और पिनिकोसाइट्स इस तरह के सेल्स का पाया जाना ये आउटर वॉल एक्टोडर्म का फीचर होता है। एक और बात यहां पे मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पर बेटा जो सेल्स यहां पे प्रेजेंट है एक्टोडर्म पे, तो देखिए यहां पे एक्टोडर्म को हम और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक्टोडर्म पे पिनेकोसाइट्स करके चपटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसीलिए एक्टोडर्म को हम यहां पर और क्या बोलेंगे, इसको हम यहां पर पिनेकोडर्म भी बोल सकते हैं, राइट है। क्या बोलेंगे, पिनेकोडर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक्टोडर्म इज ऑल्सो नोन एज पिनेकोडर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिनेकोसाइट्स, फ्लैट शेप सेल्स, राइट है। और एंडोडर्म इज ऑल्सो नोन एज कोइनोडर्म, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरा एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि देखिए इन दोनों, है ना, इन दोनों लेयर के बीच में पाया जाने वाला जो मीजेनकाइम होता है बेटा, ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप यहां पर, है ना, मीजोग्लिया या मीजेनकाइम बोलते हैं। तो मीजेनकाइम जो होता है बेटा, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है, हम इसके बारे में बोलेंगे कि ये एक तरह का जिलेटिनस लेयर होता है, राइट है। क्या बोला, ये एक तरह का जिलेटिनस लेयर होता है, और ये जो जिलेटिनस लेयर होता है बेटा, ये कुछ सेल्स रखता है, ठीक है। यहां पे कुछ सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस जिलेटिनस लेयर के पास, ठीक है, और इसको नीचे कर देता हूं, इस जिलेटिनस लेयर के पास बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स की हमें यहां पर बात करनी है। देखिए इनके पास जो यहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये सेल्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल्स को बेटा यहां पर, है ना, इरेगुलर शेप के होने की वजह से बेटा इसे हम यहां पर अमीबोसाइट्स बोलेंगे, राइट है क्या। तो यहां पर मीजेनकाइम में बेटा अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसे अमीबोसाइट्स बोलते हैं, राइट है क्या, अमीबोसाइट्स बोलते हैं बेटा। इन अमीबोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आप इंक्लूड करेंगे, तो देखिए यहां पर अलग अलग जो सेल्स यहां पर अमीबोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें कौन कौन से सेल आएंगे, तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर एक और सेल होता है जिसे हम बोलेंगे यहां पर आर्कियोसाइट। क्या बोला, इसे हम यहां पर आर्कियोसाइट्स भी बोलते हैं बेटा। तो आर्कियोसाइट्स इसके मेसेनकाइम में प्रेजेंट होता है। अब ये आर्कियोसाइट्स क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके अलावा बेटा देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है स्क्लेरोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरोब्लास्ट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, आर्कियोसाइट टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट है, राइट है। आर्कियोसाइट्स भी प्रेजेंट है बेटा, स्क्लेरोब्लास्ट भी प्रेजेंट है। इन दोनों का यहां पे क्या काम होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आर्कियोसाइट इसके स्पर्मेटोजोआ मतलब इसके मेल गैमिट, और ओवा मतलब फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है, राइट है क्या। तो देखिए यहां पे आर्कियोसाइट का क्या काम हो गया बेटा, आर्कियोसाइट का काम हो गया फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, राइट है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड यू कैन से, है ना, यू कैन से स्पर्मेटोजोआ, राइट है। तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। स्पर्मेटोजोआ क्या, यहां पर इसका मेल गैमिट है और इसका जो फीमेल गैमिट है बेटा, क्या आप इसे यहां पर फीमेल गैमिट को यहां पे ओवा बोलेंगे, तो ओवा और स्पर्मेटोजोआ मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन बेटा, यहां पे इसको मेल और फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करने का जो काम होता है ये आर्कियोसाइट्स का होता है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि आखिर फिर यहां पे स्क्लेरोब्लास्ट का क्या काम होता है बेटा, इसका काम होता है बेटा, ये यहां पर, है ना, इसका स्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है। तो स्केलेटन का फॉर्मेशन बेटा स्क्लेरोब्लास्ट का काम होता है। तो इसका काम है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, राइट है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्क्लेरोब्लास्ट का यहां पर काम होता है। अच्छा देखिए
एक और पॉइंट मैं यहां पे मेंशन करता हूं बेटा, ये भी जरूरी है कि जो आर्कियोसाइट होता है बेटा, इसके अंदर ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर कैपेसिटी होता है, ये एबिलिटी होता है कि ये किसी भी अदर सेल के अंदर मॉडिफाई हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो आर्कियोसाइट किसी भी दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हैं, किसी दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे कि बेटा ये जो सेल्स हैं चूंकि दूसरे सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मॉडिफाई हो सकते हैं, तो ऐसे सेल्स को बेटा क्या कहा जाता है? ऐसे सेल्स को टॉटिपोटेंट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टॉटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। और इसके इस कैपेसिटी को, है ना, जो अदर सेल्स में मॉडिफाई करने की कैपेसिटी है, अदर सेल्स में ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी है बेटा, इस कैपेसिटी को बोलते हैं टॉटिपोटेंसी। और ये सेल्स का जो नेचर होता है बेटा वो टॉटिपोटेंट सेल होता है, राइट है। हमने कैपेसिटी को बोला है टॉटिपोटेंसी, सेल्स का नेचर है बेटा टॉटिपोटेंट, राइट है। तो जो आर्कियोसाइट है ये टॉटिपोटेंट सेल्स होते हैं, कैन मॉडिफाई इनटू द अदर सेल्स आल्सो, ठीक है। तो ये बात आप जरा ध्यान से समझना है आपको। अगर क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्जेस में पाए जाने वाले वो सेल्स जो टॉटिपोटेंट सेल्स कहलाते हैं, जो अदर सेल्स में मॉडिफाई हो सकते हैं, आपको आंसर करना है आर्कियोसाइट, राइट है। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या स्केलेटन का फॉर्मेशन ये किसका काम होता है? स्क्लेरोब्लास्ट का काम होता है। तो स्केलेटन जो होता है बेटा हमारे एनसीईआरटी में दिया है, इसका स्केलेटन जो होता है ये स्पाइक्यूल से, है ना, स्पाइंस मतलब कांटे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, स्पाइक्यूल से बना होता है। ये स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो सकता है, ये स्पाइक्यूल सिलिका से बना हो सकता है, और साथ साथ इसका जो स्केलेटन होता है बेटा वो इंटरनल होता है। और इसका इंटरनल स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका रखने वाले स्पाइक्यूल से बने होते हैं। स्पाइक्यूल्स के साथ साथ स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे बोलो? स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट होंगे, राइट है। तो देखिए यहां पर स्क्लेरोब्लास्ट में अलग अलग टाइप के सेल्स आ सकते हैं जो कि स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। और स्केलेटन का फॉर्मेशन करने वाली जो सेल्स है बेटा, एक सेल है जिसको हम कहते हैं कैल्कोब्लास्ट। क्या बोला? कैल्कोब्लास्ट। एक सेल जिसे कहा जाता है बेटा यहां पर सिलिकोब्लास्ट। एक सेल जिसे यहां पर कहा जाता है स्पॉन्जियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोब्लास्ट कहते हैं। हमारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो स्पॉन्ज है इसका स्केलेटन किससे बना होता है? इसका स्केलेटन बना होता है बेटा कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर, स्पाइक्यूल से बना होता है। स्पाइक्यूल्स के साथ साथ बेटा यहां पर प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिन फाइबर। इसके स्केलेटन में स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होगा। तो स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ और स्पाइक्यूल से बना हुआ यहां पर जो है इसका स्केलेटन होता है। मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि जो स्पाइक्यूल्स होता है बेटा ये यहां पर या तो बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, या फिर ये जो यहां पर स्पाइक्यूल्स होता है बेटा ये बना होता है सिलिका से। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होता है बेटा, है ना, जिससे इसका स्केलेटन बनता है। अब जरा देखिए इसके स्केलेटन को बनाने वाले जो एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है बेटा, राइट है। तो इसके स्केलेटन को बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको रिलीज करने का काम कौन करेगा? जैसे देखिए हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट रखने वाले स्पाइक्यूल्स को रिलीज कौन करेगा? कैल्कोब्लास्ट। सिलिका रखने वाले, है ना, सिलिका रखने वाले जो स्पाइक्यूल्स हैं उसको रिलीज कौन से सेल करेंगे? सिलिकोब्लास्ट। तो बेटा ये सिलिका रखने वाले जो स्पाइक्यूल्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं। और स्पॉन्जियोब्लास्ट का काम होता है बेटा कि ये क्या सिक्रेट करेंगे? बेटा ये स्पॉन्जिन फाइबर जिससे इसका स्केलेटन बना होता है, तो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स को सिक्रेट करते हैं। किसको? स्पॉन्जिन फाइबर को। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रेट करते हैं। ये सिलिका से बने हुए स्पाइक्यूल को रिलीज करने का काम सिलिकोब्लास्ट का होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट से, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, राइट है, एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए जो यहां पर स्पाइक्यूल्स जो है उसको सिक्रेट करने का जो काम है वो कैल्कोब्लास्ट का होता है। किसका? कैल्कोब्लास्ट का होता है, राइट है। आई होप आपको ये पॉइंट यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट हमने यहां पर समझ लिया है, ठीक है। अच्छा देखिए एक और यहां पे स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है? उससे पहले ये सारे स्टेटमेंट जो भी मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया है वो सारे पॉइंट मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा
देता हूं ताकि आपको ये सारी बातें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आइए एक बार फिर से इन सभी पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझते हैं, मैंने यहां पर आपको समझाया कि ये कोई स्पॉन्ज का बॉडी है बेटा, ये कोई पॉरीफेरेंस का बॉडी है, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, और ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है बेटा ये स्पॉन्जोसील है, और ये बॉडी वॉल है इसका। स्पॉन्जोसील जो है वो लाइंड है बेटा एक स्पेसिफिक टाइप के सेल से जिसे हम यहाँ पे कॉलर सेल कहते हैं, और बॉडी वॉल का ये वाला पोर्शन जब हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं बेटा तो हमें इसके बॉडी वॉल में दो लेयर देखने को मिलते हैं। एक जो अंदर है जिसे हम एंडोडर्म बोलेंगे, जो बाहर की ओर है उसे हम एक्टोडर्म बोलेंगे बेटा। एंडोडर्म मतलब इनर वॉल पे बेटा कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके प्रेजेंस की वजह से एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कहा जाता है, राइट है। अगर हम यहाँ पे एक्टोडर्म की बात करते हैं तो ये आउटर वॉल होता है जिसे पिनेकोडर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लैट शेप की सेल्स होती है जिसे बेटा पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और यहाँ पर कुछ ओवल शेप की सेल्स होती है बेटा जिसे हम यहाँ पे पोरोसाइट्स कहते हैं, राइट है क्या। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। अच्छा एक और बात समझिए, इन दोनों के बीच में जो जिलेटिनस लेयर होता है बेटा इसे आप मीजेनकाइम बोलेंगे। मीजेनकाइम कुछ अमीबोसाइट्स टाइप की सेल्स रखती हैं बेटा, जिसे आप आर्कियोसाइट या फिर स्क्लेरोब्लास्ट बोलेंगे। आर्कियोसाइट एक टोटिपोटेंट सेल है जो किसी और सेल में मॉडिफिकेशन को शो कर सकते हैं, और ये फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट इसका काम होता है बेटा। स्क्लेरोब्लास्ट का काम होता है ये स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, और स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन होता है बेटा वो स्पाइक्यूल से बना होता है और साथ साथ स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हो सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट रखने वाले स्पाइक्यूल को रिलीज करने का काम जिस सेल का होता है बेटा उसे कैल्कोप्लास्ट कहते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर को रिलीज करने का काम जिसका होता है उसे स्पॉन्जियोब्लास्ट बोलना। सिलिका रखने वाले स्पाइक्यूल्स जो हैं वो रिलीज या सिक्रेट आउट करते हैं बेटा एक सेल जिसे सिलिकोब्लास्ट कहा जाता है। तो क्या हमने ये सारा कंटेंट बेटा एक एक करके यहां पर डिस्कस किया? क्या हमने ये सारा कंटेंट एक एक करके यहां पर डिस्कस किया? अब जरा हम यहां पर एक और बात समझते हैं, एक और बात जानते हैं, और वो क्या है जरा यहां पर देखिए। देखो क्या मैंने ये सारे पॉइंट आपको समझा दिया। अब क्या हमने जो यहां पर पढ़ा है वो आखिर एनसीईआरटी में बेटा किस तरह से दिया हुआ है? एनसीईआरटी से दिए हुए पॉइंट को बेटा एनसीईआरटी में दिए हुए पॉइंट को एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर दे रखा है कि जो इसका बॉडी होता है बेटा, इसका जो बॉडी होता है स्पॉन्जेस का जो बॉडी है, बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन जो कि बना होता है मेड अप ऑफ द स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जीन। आपको ये एनसीईआरटी में दिया मिलेगा। तो देखिए स्पॉन्जीन और स्पाइक्यूल से बना हुआ, स्पॉन्जीन फाइबर और स्पाइक्यूल से बना हुआ बेटा इसका स्केलेटन है। एक और पॉइंट जरा देखिए, इसी स्केलेटन के पॉइंट को हमने यहां पर डिटेल में जाना। अब हम बेटा इसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कॉलर सेल्स की जो फंक्शन है बेटा, कॉलर सेल्स के फंक्शन को मैं आपको यहां पर बताता हूं। कॉलर सेल्स के फंक्शन को एक बार डिस्कस करते हैं, फर्दर हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे बेटा। पहले यहां पे कॉलर सेल्स के फंक्शन को लेकर के बात करते हैं। अगर बेटा हम यहां पे कॉलर सेल्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे कॉलर सेल्स या फिर कोइनोसाइट्स की बात करते हैं तो कॉलर सेल जो है उसका फंक्शन क्या होता है, इससे पहले इसका एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आप इन पॉइंट को रिलेट कर पाएं। देखिए अगर कॉलर सेल के डायग्राम को देखें तो बेटा ये कुछ इस तरह के मान लीजिए सेल्स हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉलर सेल है, राइट है। अब देखिए ये जो सेल होते हैं बेटा, ये जो सेल हैं ये फ्लेजिला रखते हैं, राइट है। ये यहां पे फ्लेजिला रखते हैं तो इसे हम यहां पर फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल बोलेंगे। तो बेटा फ्लेजिला है तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये यहां पर फ्लेजिलेटेड होते हैं, तो फ्लेजिला रखने वाले कॉलर सेल्स यहां पे कहलाएंगे बेटा फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल। क्या कहलाएंगे? फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल कहलाएंगे, राइट है क्या। अच्छा एक और पॉइंट देखिए, यहां पे न केवल कॉलर सेल के पास न केवल बेटा फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसके पास फ्लेजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लेजिला के प्रेजेंस के साथ साथ हमें यहां पे देखना है
फ्लेजिला के साथ साथ बेटा इसके चारों ओर, जैसे मान लीजिए यहां पे फ्लेजिला है, ये यहां पर इसमें पाया जाने वाला बेटा फ्लेजिला है, तो इसके चारों ओर बेटा, इसके चारों ओर यहां पर माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं, ऐसे माइक्रोविलाई भी पाए जाएंगे। तो देखा यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर मिलते हैं बेटा, जिसे आप यहां पर माइक्रोविलाई कहेंगे। तो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है ना, और फ्लेजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल्स की हमने यहां पर बात की। अच्छा, एक और बात बेटा, एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर बेटा फूड वैक्यूल होता है, ठीक है ना। तो बेटा यहां पे जो कॉलर सेल्स होते हैं बेटा, उसके अंदर यहां पर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये इनमें होने वाले डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इनमें होने वाला डाइजेशन कॉलर सेल में पाया जाने वाला है ना फूड वैक्यूल के अंदर होगा। तो देखो जरा, क्या मैं यहां पर ये पॉइंट मेंशन कर सकता हूं कि देखो स्पॉन्जेस में होने वाला डाइजेशन कैसा होता है। देखिए हमारे एनसीईआरटी में इस बात को कहां दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से आप देखिए। क्या एनसीईआरटी में ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, जरा आप देखें यहां पर कि जो इसमें होने वाला डाइजेशन है बेटा वो इंट्रासेलुलर होता है, लिखा है पॉइंट, एनसीईआरटी ने यहां लिखा है। इस बात को आ जाओ डिटेल में हम समझें। जरा देखिए, मैंने कहा इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि बेटा डाइजेशन जो होगा वो सेल के अंदर होगा, इनसाइड द सेल होगा। डाइजेशन अगर इनसाइड द सेल होगा बेटा, तो ऐसे डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। अगर डाइजेशन कहां हो रहा है, अगर डाइजेशन इनसाइड द सेल होता है, अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है, तो उसे आप इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलना। और सेल के अंदर तो बताओ, कॉलर सेल के अंदर पाए जाने वाले फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है बेटा, तो हम बोलेंगे ये इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। चारों ओर बेटा यहां पर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लेजिला भी कॉलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अच्छा आ जाओ, अब हम इसके यहां पर फंक्शन की बात कर लेते हैं बेटा, इसका वर्क क्या होता है, कॉलर सेल का फंक्शन क्या होता है। कॉलर सेल का फंक्शन क्या होता है बेटा, हम ये बात करने वाले हैं। देखिए कॉलर सेल का फंक्शन ये होता है, कॉलर सेल का जो वर्क होता है या जो कॉलर सेल का जो फंक्शन होता है वो आखिर क्या है, क्या होता है। तो देखिए ये वाटर जो ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में आता है उस वाटर करंट को मेंटेन करेगा, वाटर के फ्लो को मेंटेन करेगा। तो ये क्या करता है बेटा, ये यहां पर बेटा ये मेंटेन करता है, maintain the flow of water, maintain the continuous flow of water, right है, maintain the continuous flow of water। तो ये वाटर के फ्लो को बेटा मेंटेन करता है, कॉलर सेल्स का ये काम है। इसका मतलब ये वाटर कैनाल सिस्टम में ही हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और, इसके अंदर फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अंदर बेटा, फूड वैक्यूल के अंदर यहां पे डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। तो क्या यहां पर हम कह दें इसी के अंदर पाए जाने वाले फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे बेटा डाइजेशन हो रहा है इनसाइड द सेल, इसके अंदर ही हो रहा है। तो इसका मतलब इसका काम है बेटा ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी हेल्पफुल होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी बेटा ये हेल्पफुल होगा। क्या आप ये पॉइंट यहां तक क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं। कॉलर सेल्स के फंक्शन को मैंने यहां पर डिफाइन किया, इसके वर्क को मैंने आपको समझाया कि ये फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करेगा और डाइजेशन में भी बेटा ये हेल्पफुल होगा। फूड वैक्यूल के अंदर बेटा यहां पे डाइजेशन होता है। हमने स्केलेटन का पॉइंट डिस्कस किया, स्केलेटन के पॉइंट के साथ साथ बेटा कॉलर सेल्स के फंक्शन को भी मैंने आपको कंप्लीटली यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा जरा सुनो, इसके साथ साथ अब हम बेटा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो पॉरीफेरेंस होते हैं, है ना, वन सेकेंड, जो पॉरीफेरेंस होते हैं उनमें होने वाला रिप्रोडक्शन को हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉरीफेरेंस जो होते हैं बेटा उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों टाइप का होता है ना। तो देखिए यहां पे हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट रिप्रोडक्शन, राइट। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होगा, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, राइट है क्या, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। आ जाओ हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट को एक एक करके हम समझें। मेथड बेटा दोनों होता है, दोनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये मेथड कौन सा है, तो जरा देखिए इसमें
रिप्रोडक्शन के मेथड दोनों हैं बेटा। आप कहेंगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पर हमें देखने को मिलता है, एसेक्सुअल के साथ साथ आप बोलना इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए एसेक्सुअल भी है बेटा, सेक्सुअल भी है, राइट है क्या यहां पर पॉइंट। अब जरा सुनिए ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पॉन्जेस में हमारे एनसीईआरटी में लिखा है फ्रेगमेंटेशन से होता है। किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। जरा मैं आपको समझाऊं बेटा, यहां पर है ना एक मेथड है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बट यहां पे फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ एक और मेथड पॉसिबल हो सकता है जिसे आप यहां पर बडिंग बोलेंगे। एनसीईआरटी ने इसे मेंशन नहीं किया, लेकिन 12th एनसीईआरटी में बेटा एक चैप्टर था पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे एनसीईआरटी से अब डिलीट कर दिया गया है। वहां पर स्पॉन्जिला का नाम मेंशन्ड है, फ्रेश वाटर स्पंज मेंशन था, और साथ साथ वहां पे एक डायग्राम दिया हुआ था जिसमें जेम्यूल को बता रखा था। हालांकि वो पॉइंट जो है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट चैप्टर था उसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बेटा उस पॉइंट को हम यहां पे रिलेट करके बेटा हम इसको पढ़ेंगे। बडिंग को भी हम यहां पे मिस नहीं करेंगे बेटा। जरा देखिए समझते हैं पॉइंट को। फ्रेगमेंटेशन से बेटा, फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट के फॉर्मेशन से हर फ्रेगमेंट एक नया स्पॉन्जेस बना सकता है। तो देखिए यहां पे फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, साथ साथ बेटा यहां पे बडिंग से भी हो सकता है। बडिंग का मतलब क्या होता है? क्या बडिंग का मतलब फॉर्मेशन ऑफ बड होता है ना? बड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बेटा बडिंग कहते हैं। बडिंग किसको कहते हैं? बडिंग कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ बड, राइट है, फॉर्मेशन ऑफ बड। बेटा बड के फॉर्मेशन को बडिंग बोलना आप, राइट है। अब जरा एक और पॉइंट आप सुनो ध्यान से, बड के फॉर्मेशन को बडिंग बोला है मैंने, और आपको ये ध्यान रखना है बेटा ये जो बडिंग है ना ये यहां पर दो तरीके से हो सकता है। यहां पे हमें बड का फॉर्मेशन एक्सटर्नल बॉडी के बाहर भी आउटग्रोथ या बड देखने को मिलेगा, तो इसे आप यहां पर बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग भी हमें देखने को मिलता है। एक्सटर्नल के साथ साथ बेटा यहां पर हमें इंटरनल बडिंग भी देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल बडिंग भी है, इंटरनल बडिंग भी है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप का बडिंग यहां पे देखने को मिलेगा बेटा। एक और बात मैं यहां पे बता दूं, एक्सटर्नल बडिंग को हम समझने के लिए एक डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए बेटा ये कोई स्पॉन्ज है, राइट है, और इस स्पॉन्ज के बाहर बाहर यहां पर ये कोई एक बड निकल गया। क्या ये बड यहां पे बाहर बाहर की ओर है? तो क्या यहां पर बेटा एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिल रहा है कि नहीं? लेकिन जो बड है, अच्छा ऐसा हाइड्रा में भी होता है, ऑल्दो हाइड्रा स्पॉन्ज नहीं है, वो सिलिंट्रेट होता है बेटा, फ्रेश वाटर सिलिंट्रेट हाइड्रा, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी बाहर की ओर बड बनता है ना। यीस्ट में भी बाहर की ओर बड बनता है जो कि एक फंजाई होता है, राइट है। अच्छा हम यहां पर एक्सटर्नल बडिंग की बात कर रहे हैं जो कि स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। इंटरनल बडिंग को हमें यहां पर डिटेल में समझना है, इंटरनल बडिंग को हमें यहां पर समझना है बेटा। इसमें इंटरनल बडिंग जो होता है एक प्रोसेस से होता है या फिर एक स्ट्रक्चर से होता है जिसे हम कहते हैं बेटा जेम्यूल। तो यहां पर इंटरनल बडिंग इसमें एक है ना स्ट्रक्चर से होता है जेम्यूल। तो इंटरनल बडिंग के लिए यहां पर जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस जेम्यूल के फॉर्मेशन को हम यहां पर डिटेल में समझते हैं। देखिए यहां पर पॉइंट है, क्या पॉइंट समझते हैं। एक डायग्राम में यहां पर रिप्रेजेंट करने वाला हूं जिसमें जेम्यूल को देखेंगे कि किस तरह से यहां पर जेम्यूल पाया जा रहा है। ये वही डायग्राम है जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था जिसे एलिमिनेट कर दिया गया, जिसे हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। वहां पे ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ था। इस डायग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए अंदर की ओर इनके बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, है ना, जिसे आप जेम्यूल बोलेंगे, राइट है बेटा। ये जो यहां पर मैंने बनाया है ये यहां पर बेटा इसके अंदर पाया जाने वाला जेम्यूल है। जेम्यूल से यहां पर बेटा इंटरनल बडिंग होगा, राइट है। अच्छा जरा सुनिए, ये जो जेम्यूल है इसके बाहर ये आउटर मोस्ट कवरिंग पाया जा रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। और इसके साथ साथ देखो मैंने यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर दिया कि यहां पर बेटा यहां पर इस तरह से स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से यहां पर स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हो सकते हैं, सिलिका से बने हुए हो सकते हैं। तो ये डायग्राम में मैंने ये क्या रिप्रेजेंट किया बेटा, ये स्पाइक्यूल्स बता दिया। ये जो पोर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पोर आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर माइक्रोपाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से क्या होगा, ये जो मैंने यहां पर जेम्यूल बनाया है बेटा, ये जेम्यूल जो है माइक्रोपाइल से बाहर आएगा। एक जेम्यूल से एक स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ये माइक्रोपाइल से ये जो जेम्यूल है बाहर आएगा तो एक जेम्यूल से एक स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होगा। देखिए क्या ये पॉइंट लिख दें कि अगर हम यहां पर बात करें, एक जेम्यूल जो है बेटा, एक जेम्यूल से एक स्पॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। वन जेम्यूल से वन स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होगा, राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट हम यहां डिस्कस करेंगे। इन जेम्यूल के अंदर बेटा, इन जेम्यूल के अंदर बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसके अंदर आर्कियोसाइट्स करके सेल्स होते हैं, और मैंने ये पॉइंट आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आर्कियोसाइट जो हैं वो किसी भी दूसरे सेल्स में मॉडिफाई करने की एबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो बनाया है स्ट्रक्चर बेटा, ये इंटरनल बडिंग को रिप्रेजेंट करता हुआ डायग्राम है। यहां पर जेम्यूल है, एक जेम्यूल से एक स्पंज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इसमें होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मेथड से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। बड का फॉर्मेशन बाहर भी हो सकता है, अंदर भी होगा। अंदर वाले डायग्राम को हमने यहां डिस्कस किया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनिए, एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि यहां पे स्पॉन्जेस जो है उसमें एसेक्सुअल को डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात यहां पर हम करेंगे। तो बेटा यहां पर जो दो गैमेट मैंने आपको बताया, ओवा और स्पर्मेटोजोआ, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तो यहां पर इसमें होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो बेटा ये पॉसिबल हो पाएगा गैमेटिक फ्यूजन से। किससे, तो हम बोलेंगे गैमेटिक फ्यूजन से। जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो फ्यूज होंगे, और गैमेटिक फ्यूजन से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसमें होने वाला फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, मतलब गैमेटिक फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा। और इनमें होने वाला ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है बेटा, ये इनके बॉडी के अंदर होता है। तो हम बोलेंगे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां पर हमें देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर होगा, राइट है। ये फर्टिलाइजेशन यहां पर बेटा बॉडी के अंदर होगा, मतलब इनसाइड देयर बॉडी होगा, इनसाइड द बॉडी होगा, राइट है। फर्टिलाइजेशन का एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अंदर होता है। और फर्टिलाइजेशन बेटा ये किस टाइप का होता है, तो बेटा फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप का होता है। आखिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊं, तो इसके लिए जरूरी है आपका ये जान लेना कि बेटा जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, एक एनिमल बॉडी में, मतलब एक ही सेम एनिमल बॉडी में दोनों तरह के गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। जब मैंने आपको कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन से हो रहा है, तो दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एक ही एनिमल में यहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब यहां पे दोनों गैमेट एक ही एनिमल में प्रोड्यूस होते हैं बेटा, तो आप क्या बोलना, आप यहां पर बोलना कि बेटा ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। दोनों जो है गैमेट्स एक ही एनिमल बॉडी में बन जाएगा। बाइसेक्सुअल के लिए हमारे एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज में लिया है यहां पर, इसे बोला गया है हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोला गया है, हर्मेफ्रोडाइट। बेटा ये जो टर्म है हर्मेफ्रोडाइट टर्म जो है बेटा, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए ही यूज में लिया जाता है। एनसीईआरटी को हम एनसीईआरटी का व्यू हम देखते हैं। देखिए जरा एनसीईआरटी में ये पॉइंट क्लियरली यहां पर दे रखा है कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स एक ही एनिमल बॉडी, सेम इंडिविजुअल बॉडी के अंदर बनता है। इसका मतलब ये जो है हर्मेफ्रोडाइट होते हैं बेटा, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। तो ये बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये कोई एक स्पंज है तो उसमें यहां पे मेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें सेम एनिमल बॉडी में फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे सर फिर इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? जब इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही एनिमल की बॉडी में है तो इसमें फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है बेटा, इसमें एक कंडीशन देखने को मिलता है कि इसमें पाया जाने वाला जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट से पहले मैच्योर हो जाता है।
तो जब मेल गैमेट से पहले फीमेल गैमेट मैच्योर हो जाता है, इस कंडीशन को प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। क्या बोला? प्रोटोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। तो जरा देखिए, इसमें यहां पर एक कंडीशन देखने को मिलता है जिसे यहां पर बेटा प्रोटोगाइनस कंडीशन कहा जाता है, राइट है। प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगा, जिसका क्या मतलब होता है? प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब होता है कि यहां पर दोनों गैमेट में से जो फीमेल गैमेट है बेटा, फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट जो है फर्स्टली क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। फीमेल गैमेट जैसे ही फर्स्टली यहां पर मैच्योर होगा तो इस कंडीशन को आप क्या बोलना? प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलना, राइट है। जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट से पहले मैच्योर हो जाएगा, इसका मतलब फिर तो उसको यहां पे किसी दूसरे स्पॉन्ज के अंदर जाकर के ही गैमेट को फर्टिलाइज करना होगा, इसीलिए इसमें सेल्फ नहीं होता। इसमें होने वाला फर्टिलाइजेशन बेटा क्रॉस होता है। कैसा होगा? तो आप बोलेंगे क्रॉस टाइप का होगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट है। अच्छा, तो हमने फर्टिलाइजेशन के पॉइंट डिस्कस कर लिया है बेटा। यहां पर लार्वल स्टेज मैंने आपको पहले बता दिया, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट टाइप का ही हमें यहां पर देखने को मिलेगा, राइट है। अच्छा, तो क्या ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिया? वाटर मीडियम को यूज में लेकर के बेटा गैमेट जो है दूसरे स्पॉन्ज के अंदर जाएंगे, ठीक है, जहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहां पे हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, और हम इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। आप सीधे बेटा एग्जांपल पे आते हैं, फिर मैं एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को भी बेटा सॉल्व करेंगे। लेक्चर लंबा हो सकता है, जो कंटेंट है वो बेटा वो क्वालिटी का कंटेंट है। लेक्चर की लेंथ जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप क्लियरली बहुत डेप्थ में समझ रहे हैं, ये मान के चलिए, राइट। अच्छा, देखिए सीधे हम बेटा यहां पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर, उसकी बात करते हैं बेटा। साइकन स्काइफा या साइफा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। स्पॉन्जिला बेटा, जो कि फ्रेश वाटर स्पंज होता है ना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को स्पॉन्जिला कहते हैं। एक एग्जांपल दिया बेटा यू स्पॉन्जिया, क्या दे रखा है? यू स्पॉन्जिया को बेटा कॉमन बाथ स्पंज कहते हैं, राइट है। तो क्या पहले इन एग्जांपल्स को लेकर के डिस्कस करें बेटा। वेरी फर्स्ट एग्जांपल यहां पर दे रखा है साइकन या साइफा बोलते हैं इसको। यहां पे दूसरा एग्जांपल, जो देखो मोस्टली मेराइन होते हैं बेटा, मेरीन होते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, लेकिन जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पॉन्ज है। यू स्पॉन्जिया को आप कॉमन बाथ स्पंज बोलना। तो टोटल यहां पे 3 एग्जांपल तो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। कुछ और एग्जांपल जिसकी बात हमने पहले ही भी कर रखा है। क्या हमने ल्यूकोसोलेनिया की बात किया हुआ है? ल्यूकोसोलेनिया को भी क्या मैं इस एग्जांपल में ही ऐड कर सकता हूं? ल्यूकोसोलेनिया। एक और एग्जांपल की बात करेंगे बेटा, जिसे कहा जाता है यूप्लेक्टेला, राइट है। क्या बोला? इसे बोला यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला की क्या खास बात है मैं आपको समझा दूं। यूप्लेक्टेला को क्या कहा जाता है? इसे वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान भी कहा जाता है, राइट है। तो यूप्लेक्टेला इज ऑल्सो नोन एज वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान, राइट है। वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान के नाम से भी इसे जाना जाता है। आखिर इसको ये कॉमन नेम किस बिहाफ पर प्रोवाइड किया गया है? इसको वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान क्यों कहा जाता है? तो ये माना जाता है कि जापान में कोई भी फंक्शन या ओकेजन ऑर्गेनाइज होता है तो उसको गिफ्ट के फॉर्म में देते हैं, एक मैसेज के साथ देते हैं बेटा, राइट है। तो देखिए यहां पर वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान इसका कॉमन नेम हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी को और क्या कहा जाता है? यूप्लेक्टेला को ही बेटा यहां पर वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। तो वेनस फ्लावर बास्केट भी यहां पर इसको कह दिया जाता है, वेनस फ्लावर बास्केट। तो बेटा ये कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट एग्जांपल की बात करूंगा, इसे यहां पे क्लायोना बोला मैंने, राइट है। क्लायोना एक स्पॉन्ज है बेटा, क्लायोना जो है एक स्पॉन्ज है। इस स्पॉन्ज की खास बात है इसका कॉमन नेम होता है बेटा, इसे यहां पर बोरिंग स्पंज कहते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज क्यों बोला? बोरिंग स्पॉन्ज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोर्स क्रिएट करते हैं, राइट है। ये यहां पर बेटा छेद करते हैं, मतलब पोर्स को क्या करेंगे? ये पोर्स क्रिएट करते हैं। ये पोर्स किसके अंदर क्रिएट करेंगे बेटा? ये जो मोती होता है, पर्ल्स होते हैं, इसे ऑयस्टर कहा जाता है। तो ये यहां पे पोर्स क्रिएट करेंगे किसके अंदर? ये पोर्स क्रिएट करेंगे पर्ल्स के अंदर। पर्ल्स यू कैन से इट एज ऑयस्टर ऑल्सो, तो आप इसे यहां पे ऑयस्टर कह सकते हैं।
तो क्या मैं ये कह दूं कि ये मोती के अंदर यहां पे पोर्स क्रिएट करेंगे, तो जिस इंडस्ट्री के अंदर जो है मोती का फॉर्मेशन होगा, पर्ल्स को बनाया जाता होगा, क्या उस इंडस्ट्री के लिए ये जो क्लाइना करके ये स्पंज है, या ये जो क्लाइना करके यहां पे स्पॉन्ज है, क्या ये उसके लिए हार्मफुल साबित होगा? बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए बेटा, ये ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बात भी मैं यहां पे मेंशन करता हूं कि ये जो स्पॉन्ज होता है बेटा, इसे आप कंसीडर करना ये हानिकारक है, हार्मफुल होता है। हार्मफुल फॉर विच इंडस्ट्री? हम कहेंगे हार्मफुल फॉर ऑयस्टर इंडस्ट्री, राइट है। हमने कहा हार्मफुल फॉर ऑयस्टर इंडस्ट्री, है ना। तो ऑयस्टर इंडस्ट्री, हमने उस इंडस्ट्री को बोला है बेटा जहां पर मोती का फॉर्मेशन होता है, जहां पे पर्ल्स बनाए जाते हैं। तो ये पर्ल्स के अंदर यहां पर पोर क्रिएट करते हैं, मतलब उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। तो क्या हमने ये स्पॉन्जेस के ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स को डिस्कस किया? जरा एक बार वापस से मैं इन पॉइंट को रिकॉल रिवाइज करवा देता हूं, है ना। देखिए, हमने कहा साइकन स्काइफा, लिकोसोलेनिया, जिसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है इन दोनों में। एक्सेप्शन था बेटा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा था। यू स्पॉन्जिया कॉमन बाथ स्पंज बोला। यू प्लेक्टेला को वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान, या फिर कॉमनली इसे वेनस फ्लावर बास्केट बोलेंगे। क्लायोना बोरिंग स्पंज है, पर्ल्स में पोर क्रिएट करेगा, और ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए यहां पर ये हार्मफुल होगा। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल जो है वो रिकॉल हो गए होंगे। सीधे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहां पर हमारे एनसीईआरटी के अंदर कुछ डायग्राम प्रोवाइडेड है, आपको केवल डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। 3 डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक डायग्राम दे दिया, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डायग्राम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आप सभी को। वेरी फर्स्ट डायग्राम बेटा यहां पर साइकन का है। तो बेटा ये जो है यहां पर, ये तो साइकन है बेटा, साइकन हमने डिस्कस किया हुआ, ये साइकन है। जो बी है बेटा, ये कॉमन बाथ स्पंज मतलब यू स्पॉन्जिया का डायग्राम है। और जो सी दे रखा है बेटा, ये जो लास्ट का डायग्राम दे रखा है बेटा, ये स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पॉन्ज होता है। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का डायग्राम है, ये साइकन का डायग्राम है, और ये बेटा कॉमन बाथ स्पंज का डायग्राम है, कॉमन बाथ स्पॉन्ज का डायग्राम है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। हमने यहां पे एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, हमने यहां पर एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आपको उसके कॉमन नेम भी बता दिए हैं। तो जरा देखिए, मैंने इस पूरे लेक्चर में क्या क्या बताया, एक बार हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, और रिवीजन के बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना, ताकि आपको ये मालूम चले कि इस कंटेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है और कौन कौन से क्वेश्चन अब तक नीट के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, राइट है। देखिए, मैंने इस फाइलम को स्टार्ट किया बेटा कि जो भी एनिमल पोर्स रखते हैं अपने बॉडी पे बेटा, उसे पोर बियरिंग एनिमल बोलेंगे, वो यहां पर इस फाइलम में रखे गए हैं। पोर्स बेटा यहां पे 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑस्टिया, ऑस्कुलम। ऑस्टिया छोटे साइज के पोर्स होते हैं, इससे जो वाटर है स्पॉन्जोसील, जो कि सेंट्रल कैविटी होता है, इसके अंदर आएगा, और ऑस्कुलम से ये जो वाटर है बाहर चला जाएगा। वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पाया जाना यूनिक फीचर होता है। स्पॉन्जोसील जिसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे, सेंट्रल कैविटी बेटा ये लाइंड होता है एक सेल से, जिसे आप कॉलर सेल्स बोलेंगे, राइट है। कॉलर सेल्स को कोइनोसाइट्स भी कहते हैं। फ्लेजिलेटेड सेल्स होता है, वाटर करंट या वाटर फ्लो को मेंटेन करेगा। वाटर कैनाल सिस्टम के मैंने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये 3 वर्क आपको समझाया है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट आपको प्रोवाइड किए। मैंने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा यहां पे सेलुलर होगा, सेल लेवल पे ही सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिविटी को शो करेंगे। बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट टाइप का होता है, 2 तरह के यहां पे जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, मेसोडर्म नहीं होता, इसकी जगह पे एक जिलेटिनस लेयर मतलब मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। सिलोम नहीं होता बेटा, सेंट्रल कैविटी को आप पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्पॉन्जोसील बोल सकते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होता है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, 2 एक्सेप्शन है जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा यहां पे लावल स्टेज के प्रेजेंस की वजह से इनडायरेक्ट टाइप का बोलेंगे आप। एनसीईआरटी के अंदर लावल स्टेज के नेम नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद हमें यहां पर समझना है कि बॉडी वॉल जो है, इसको जूम करके मैंने
ये समझाया कि कॉलर सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, पोरोसाइट पिनिकोसाइट कहां प्रेजेंट होते हैं, मेसेनकाइम में भी अलग अलग सेल्स यहां पर पाए जा रहे थे। अच्छा देखिए, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद मैंने रिप्रोडक्शन के टाइप्स आपको समझाए हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, उसकी बात करेंगे। फिर एग्जांपल्स की हमने बात की और उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम को हमने यहां पे डिस्कस किया। अब एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो रिमेनिंग है बेटा उसको भी हम डिस्कस करते हैं, फिर सीधे हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के दिए हुए पॉइंट्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने रिमेनिंग पॉइंट्स में क्या समझाया है कि जो यहां पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब है बेटा कि सेक्सेस यहां पे अलग अलग सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल में दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। एग्स और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, जैसा मैंने आपको अभी बोला स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, मैंने बडिंग भी मेंशन किया है ना, उसके टाइप्स भी बताए हैं। सेक्सुअल जो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये भी कह सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल और क्रॉस टाइप का होगा, प्रोटोगाइनस कंडीशन की वजह से। फीमेल गैमेट पहले मैच्योर होगा मेल गैमेट के कंपैरिजन में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये कॉलर सेल का डायग्राम बताया है बेटा, डाइजेशन सेल के अंदर होगा, इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन होगा और फूड वैक्यूल के अंदर होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सीधे हम यहां पर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें यहां पे सॉल्व करना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसे मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये है कौन सा बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ अ फूड पार्टिकल इज प्लेस्ड, इफ अ फूड पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर द ऑस्कुलम ऑफ द स्पॉन्ज देन व्हाट विल हैपन। देखिए अगर आपने क्या किया, किसी फूड पार्टिकल को स्पॉन्ज के है ना ऑस्कुलम के पास रख दिया, राइट, ये मैंने स्पॉन्ज का डायग्राम बताया बेटा, ये बेटा क्या ऑस्कुलम है, यहां पर फूड पार्टिकल रखेंगे तो ऑस्कुलम से एक पर्टिकुलर फ्लो के साथ वाटर बाहर निकलता है। तो जैसे ही आप कोई फूड पार्टिकल रखेंगे यहां पे ऑस्कुलम उसको बाहर की ओर फेंक देगा, राइट है। तो कहेंगे कि जैसे ही आप यहां पे फूड पार्टिकल को रखेंगे बेटा, वो फूड पार्टिकल थ्रोन अवे हो जाएगा, बाहर की ओर फेंक दिया जाएगा वाटर करंट के साथ साथ, राइट है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है। आपसे यहां पर ये मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर बेटा एक बार सोच समझ के आप यहां पे करें, क्योंकि देखिए ऑस्कुलम से जो वाटर है वो यहां पर एक बहुत ही तेज गति से फ्लो होता है बेटा। जब फ्लो हो रहा है इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर फूड पार्टिकल जो है वो उसके साथ बाहर की ओर फेंक दिया जाएगा, थ्रोन अवे वाला ऑप्शन जाएगा बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, एक्सक्लूसिव फीचर जो कि पॉरीफेरा का होता है, मतलब जो केवल पॉरीफेरा में ही प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा ये तो होता है किसका, ये तो इकाइनोडर्मेटा का होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। वाटर कैनाल सिस्टम, यस वाटर कैनाल सिस्टम इज द राइट आंसर, जो कि यहां पे इसका यूनिक फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमने ये सारे पॉइंट क्लियरली समझा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे पूछा इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस है ना, स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल्स, राइट, मैंने बता दिया फ्लेजिलेटेड सेल्स। तो उन फ्लेजिला रखने वाले सेल्स को क्या बोलेंगे, हमने समझा हुआ है, इसे हम कॉलर सेल्स बोलेंगे, जिसे कोइनोसाइट कहा जाएगा बेटा, राइट है क्या। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसका कंसेप्ट एक बार सीख लो। क्वेश्चन ने क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। पूछा है कि स्केलेटन जो होता है वो स्पॉन्ज का वो किससे बना होता है, पॉरीफेरा का। तो आंसर जाएगा बेटा स्पाइक्यूल से बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। इसका मतलब बेटा ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, क्या बोथ 1 and 2 ये आंसर जा रहा है इसका। तो यहां पर ये इसका थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद ये 5th या 4th है, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्जेस इनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड डैश विथ अ स्मॉल होलो कैनाल। देखिए जो बॉडी वॉल होता है उसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है बेटा, उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। एंड यू नो स्पॉन्जोसील को हम पेरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्पॉन्जोसील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन
इन ल्यूकोसोलिनिया। बेटा ल्यूकोसोलिनिया क्या होता है तो हम जानते हैं ये एक स्पॉन्ज होता है, राइट है क्या? अगर बेटा ये स्पॉन्ज है तो स्पॉन्ज के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या वो इंटरनल होता है और क्या ये क्रॉस टाइप का होता है? तो यहां पे सीधे आंसर जा रहा है बेटा यहां पर फर्स्ट। वही पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा उसी के ऊपर आपके प्रैक्टिस को और बेहतरीन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, जिसे यहां पे रैपिडली डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान पॉइंट है बेटा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्पंज इन अ पॉरीफेरेंस द स्पर्म एंड द ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन सेम इंडिविजुअल में हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? तो देखिए हमने कहा कि अगर मेल फीमेल गैमेट दोनों सेम इंडिविजुअल में ही फॉर्म हो रहे हैं तो उसे आप बाइसेक्सुअल बोलना। क्या बोलना? बाइसेक्सुअल, जिसे हर्मेफ्रोडाइट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोला है कि जो पॉरीफेरेंस होते हैं उसके अंदर डाइजेशन कैसा होता है? मैंने अभी समझाया कॉलर सेल के अंदर फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है। इसका मतलब इसमें डाइजेशन इनसाइड द सेल होगा, इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन होगा। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान सा, आपने अभी तक के कंटेंट में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस, इन केस ऑफ स्पॉन्जेस पॉरीफेरेंस, द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाई या लाइंड विथ फ्लेजिलेटेड सेल्स। उनको क्या बोलेंगे? फ्लेजिलेटेड सेल्स को क्या बोलेंगे बेटा? फ्लेजिलेटेड सेल्स को हम यहां पे कोइनोसाइट्स बोलेंगे या कॉलर सेल्स बोलेंगे। क्या कॉलर सेल्स में फ्लेजिला भी प्रेजेंट होता है? यस, प्रेजेंट होता है। तो इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लेजिलेटेड सेल, जिसको हम यहां पे कोइनोसाइट्स बोलते हैं। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया बेटा। आज का ये कंटेंट बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ मैंने यहां पर बनाया है और हमने ऑल पॉसिबल पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम, एनसीईआरटी की थ्योरी, ऑल कंटेंट को हमने बेहतरीन तरीका से डिस्कस किया। ऑल प्रैक्टिस के लिए यहां पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं, है ना। और इस बेहतरीन कंटेंट को मैं यहां पर अपनी मेहनत को तभी सिग्निफिकेंट मानूंगा जब इस मेहनत के बारे में आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक मेरा ये मैसेज पहुंचाएंगे और मेरे YouTube चैनल के बारे में आप बताएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो और हम अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि मे भी हो सकता है 7 बजे अगर अपलोड नहीं होता है तो आपको 8 या 9 बजे तक जरूर आपको वीडियो दे दिया जाएगा। विद इन 10 to 12 डेज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा एनिमल किंगडम का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर ये उन सभी नीट एस्पिरेंट्स को यहां पर चैनल के बारे में बताएं, तभी मेरी जो मेहनत है वो सिग्निफिकेंट मैं कंसीडर करूंगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 06 में, जिस लेक्चर में विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम नेम्ड एज फाइलम सिलेंट्रेटा, ऑल्सो नोन एज फाइलम निडेरिया।